गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप आई एम ऑडिबल। क्या हाल चाल? चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इस टॉपिक को कई लोगों को लगता है कि ये टॉपिक एग्जाम में नहीं आएगा। सो मैं दो चीज़ें बता दे रहा हूँ कि सिलेबस में क्या एग्जाम में आएगा और क्या नहीं आएगा बेटा, ये पहले से कुछ पता नहीं है। हाँ जी। और ऑल राइट। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि हर टॉपिक को इम्पोर्टेंस दो, एग्ज़ाम में आ जाएगा। कौन सा टॉपिक कब आपको मालूम नहीं चलेगा। तो ये थोड़ा छोटा टॉपिक है। आई जस्ट वांट कि इसको हम लोग 3-4 दिन में निपटा लें, पहले ख़त्म कर लें अच्छे से, उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे मूव करेंगे। सो पढ़ना इसको बाद में भी था, पढ़ना अभी भी है, तो अभी पढ़ लो। अच्छा टॉपिक है और एक बार समझ में आ जाएगा तो इसके सवाल कभी गलत नहीं होंगे। और ये मान के मत चलिए कि ये एग्ज़ाम में नहीं आता है, ठीक है? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट के सवाल एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आपके सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा थियरी पढ़ाऊंगा आपको, थोड़ा सा का मतलब जितनी थियरी की ज़रूरत है सब पढ़ाऊंगा, और फिर क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं और पहले बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्या मतलब होता है, राइट? तो ये है आपका कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है, आपको भी समझ में आएगा, इसको हम बोलते हैं निर्देशांक, राइट? हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे हम लोग यूजली, अगर आप एक कॉपी पे बैठ के लिख रहे हो ना, जो पेपर है आपका A4 साइज का पेपर पे लिख रहे हो, या आप अपनी कॉपी में लिख रहे हो, या मैं इस बोर्ड पे लिख रहा हूं, तो ये जो बोर्ड है ये 2 डायमेंशनल है। इसमें दो विमाएं हैं, दो डायमेंशंस हैं, राइट? अब किसी भी 2 डायमेंशनल प्लेन में अगर किसी पॉइंट को आपको यूनिकली लोकेट करना हो, जैसे मैं अभी एक एनालॉजी ड्रॉ करूं, तो मैं थोड़ा 3D में मूव करूंगा और मैं बात करूंगा आपका, अगर आप अर्थ को देखते हैं ना, सो हम अर्थ को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं दो चीजों से। आपने देखा होगा एक लाइन आपकी इक्वेटर होती है। इक्वेटर क्या होता है? इक्वेटर बेसिकली एक 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है। क्या बोलते हैं इसको? लैटिट्यूड। और एक टर्म आपने डिसाइड किया जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, है ना? तो अब क्या कहते हैं कि जो अर्थ है हमारा, अर्थ में अगर हम कहते हैं कि ये हमारा लैटिट्यूड है, राइट, जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम बोलते हैं इक्वेटर। अब इस 0 डिग्री यानी इक्वेटर पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अगर मैं बोलूं कि यार मैं 0 डिग्री लैटिट्यूड पे रहता हूं, तो आपको नहीं पता चलेगा मैं कहां रहता हूं। मेरी बहुत सारी जगहें हो सकती हैं जहां मैं रह सकता हूं, क्योंकि 0 डिग्री लैटिट्यूड एक कंप्लीट सर्कल बनेगा, उसमें बहुत सारी जगहों पर मैं रह सकता हूं। क्लियर और नॉट? यस। लेकिन अगर मुझे यह बताना है कि मैं एग्जैक्टली कहां हूं, तो एक और सिस्टम हमें यूज करना पड़ता है, उसका नाम होता है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड ऐसे वर्टिकल चलता है। तो आप जैसे ये कहते हो कि भाई मैं 0 डिग्री लैटिट्यूड पे हूं, और फिर आप लॉन्गिट्यूड भी डिसाइड कर दो, और वो लॉन्गिट्यूड मान लिया आपने दे दिया कि मैं 0 डिग्री लैटिट्यूड पे हूं और 10 डिग्री वेस्ट हूं, फॉर एग्जाम्पल। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड एक सर्कल हुआ, और जब आप 10 डिग्री वेस्ट ड्रॉ करोगे तो यू विल बी एबल टू यूनिकली लोकेट वेयर यू आर राइट नाउ। तो अगर आपने गूगल मैप्स यूज किया हो कभी, या कंपास यूज करते हो, और अगर आप कंपास को ओपन करोगे, अगर आप कंपास को ओपन करोगे, ऐप जो होता है कंपास का, तो उसमें आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के टर्म्स में दिखाता है कि एग्जैक्टली आप कहां हो, और वो आपको यूनिकली लोकेट कर सकता है। वो पॉइंट में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, इट कैन यूनिकली लोकेट यू। अब इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की, किसी प्लेन में हमें दो पॉइंट्स को मान लिया लोकेट करना है, ठीक है? दो पॉइंट्स को हम लोकेट करना चाहते हैं, या एक पॉइंट को लोकेट करना चाहते हैं यूनिकली, तो हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ता है। जैसे हमने यहां लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बना रखा है, ऐसे ही यहां पर क्या होता है, हम कहते हैं कि पहली बात तो हमारा जो प्लेन होगा, इस प्लेन को हम बोलेंगे एक्स वाई प्लेन। इस प्लेन को हम बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, है ना? 2 डायमेंशंस हैं, एक्स वाई प्लेन की बात करेंगे यहां पर। तो ये हो गया हमारा एक्स वाई प्लेन, और इस एक्स वाई प्लेन में कुछ पर्टिकुलर नोटेशंस हैं, उसको समझना हमें जरूरी है, ठीक है? और वो नोटेशन ये है कि ये जो एक्स ऐसे बनाया है, ये जो वाई ऐसे बनाया है, इस सिस्टम में ये 90 डिग्री पे होते हैं। एक्स वाई प्लेन में जो ये सिस्टम है हमारा एक्स वाई प्लेन का, इसमें ये 90 डिग्री पे होते हैं। इस एक्सिस को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस,
और इस एक्सिस को हम बोलते हैं वाई एक्सिस। शॉर्ट में इसको एक्स और वाई हम लिखते हैं। एक और चीज समझना है आपको कि जब हम इस पॉइंट को देखेंगे, जो इंटरसेक्शन है एक्स और वाई एक्सिस का, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब यहां हम मानते हैं कि ये पॉइंट हमारा ओरिजिन है, जिसके रेस्पेक्ट में हम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे या नापेंगे। ठीक है, तो ये ओरिजिन हो गया हमारा। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या कहता है? ये कहता है किसी भी पॉइंट P को अगर आपको लोकेट करना है, तो अगर मुझे उसका x कोऑर्डिनेट बता दो और y कोऑर्डिनेट बता दो, इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे। ये पॉइंट P है जिसको हमें डिनोट करना है। x कोऑर्डिनेट का मतलब है x एक्सिस पे कितना दूर है, y कोऑर्डिनेट का मतलब है y एक्सिस पे कितना दूर है। अगर ये चीज हमें पता चल जाए तो हम उस पॉइंट को यूनिकली लोकेट कर पाएंगे। और इसका प्रूफ मैं आपको दे रहा हूं कैसे। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक पॉइंट यहां पर है, ये लेट से ये पॉइंट मुझे दिया हुआ है। अब इस पॉइंट की यूनिकनेस कैसे पता चलेगी? आप कहोगे ये पॉइंट अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं x एक्सिस पे, और यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं y एक्सिस पे, और मान लिया आपने ऐसा बोला कि ये x एक्सिस से 1 की दूरी पर है, ये दूरी 1 है, x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 है, y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 1 है। तो इसको हम डिनोट करेंगे कि भाई x एक्सिस से ये 1 दूर है तो 1 है x एक्सिस, x कोऑर्डिनेट। y एक्सिस पे भी इसकी दूरी 1 है तो ये 1,1 है। अब ये पॉइंट यूनिक पॉइंट है, आप खुद देखो, ये 1,1 इसकी लोकेशन को यूनिकली डिटरमाइन कर देगा। लेकिन अगर मैंने आपसे सिर्फ ऐसा बोला होता कि ये बताओ कि x बराबर 1 कहां पर है, जैसे मैं बोलूं आपसे कि मुझे बताओ x बराबर 1, मुझे x 1 दिया है तो ये पॉइंट कहां पर होगा, तो आप तुरंत ही बोलोगे कि देखो यार x एक्सिस पे जो 1 की दूरी है वो यहां पर आएगी, बट इस एक दूरी पर आपके बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन इसके ऐसे खींच दूं तो इस पे जितने भी पॉइंट होंगे इनका x कोऑर्डिनेट तो 1 है, क्योंकि वहां से x एक्सिस की दूरी 1 के बराबर है। ठीक है, अगर हम दूरी कैलकुलेट करेंगे x कोऑर्डिनेट की, तो किसी भी पॉइंट से अगर x कोऑर्डिनेट की दूरी चाहिए x, तो इसको आप y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालो, ये 1 यूनिट ही मिलेगा, कहीं भी चले जाओ आप। ठीक, तो ये जो आपको मिलने वाला है x बराबर 1, ये एक पॉइंट नहीं है बल्कि एक सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, एक लाइन है जहां पर सबका x एक्सिस 1 है, y एक्सिस कुछ भी हो सकता है। तो हम ये पता नहीं लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली ये पॉइंट कहां है, इसलिए हमें 2 कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होती है 2 डायमेंशनल XY प्लेन में किसी भी पॉइंट को यूनिकली लोकेट करने के। उन कोऑर्डिनेट्स को हम यूजुअली x और y बोलते हैं, जहां x कोऑर्डिनेट क्या है, y एक्सिस से दूरी x कोऑर्डिनेट होती है, और y कोऑर्डिनेट क्या होती है, x एक्सिस से दूरी। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि x कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर हम बात करेंगे x कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, तो x कोऑर्डिनेट हमारा हो गया y एक्सिस से डिस्टेंस निकाल लो आप, तो आपको x कोऑर्डिनेट मिलेगा। और y कोऑर्डिनेट क्या है, y या x एक्सिस से डिस्टेंस। राइट, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं और उस क्वेश्चन का आप सभी को उत्तर देना है। पहले x को ही डिनोट करते हैं, यस स्टैंडर्ड है, x को पहले x से ही डिनोट करेंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं और मुझे आंसर चाहिए। एक पॉइंट है मेरे पास, इज इट 2 यूनिट्स डिस्टेंस from y axis and 3 unit distance from x axis. Find coordinate of the point. एक पॉइंट है वो 2 यूनिट दूर है y एक्सेस से एंड 3 यूनिट दूर है आपका x एक्सेस से। आपको बताना है कि उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। जल्दी क्विकली प्लीज इसका कोऑर्डिनेट निकालें और मुझे बताएं कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। कोऑर्डिनेट में हमेशा x एक्सिस को पहले लिखेंगे और y एक्सिस को बाद में लिखेंगे। स्टैंडर्ड नोटेशन है, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट पहले और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट बाद में। x y के फॉर्मेट में ही कोऑर्डिनेट आपको लिखना है।
2,3, कुछ लोग कह रहे हैं 3,2, प्लीज ध्यान से समझिएगा इसको। ओके 2,3, 2,3, 3,2 जो लोग बोल रहे हैं वो फंडामेंटली गलत जा रहे हैं। वाई एक्सिस से दूरी जरा विजुलाइज करो। वाई एक्सिस से दूरी क्या होती है? ये एक्स कोऑर्डिनेट होती है। वाई एक्सिस से कितना दूर है कोई पॉइंट, वाई एक्सिस से कितना दूर है वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, राइट। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप में से 99% लोग सही होके भी गलत हैं, क्योंकि ऐसे एक नहीं 4 पॉइंट्स होंगे, ऐसे एक नहीं 4 पॉइंट्स होंगे। और आपको अभी एक चीज और समझ में आएगा कि सिर्फ दूरी पता होने से हम किसी पॉइंट को यूनिकली लोकेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर डिस्टेंसेस दिए हैं तो ऐसे 4 पॉइंट बनेंगे। मैं आपको समझाता हूं कैसे और क्यों। और कोऑर्डिनेट सिस्टम में फिर एक चीज और आपको समझ में आएगी जो आपको ध्यान रखना है। देखो एक्स एक्सिस पे उसने बोला वाई एक्सिस से कितना दूर मुझे रखना है पॉइंट को। वाई एक्सिस से मुझे 2 की दूरी बनानी है। अब वाई एक्सिस से अगर मुझे 2 की दूरी बनानी है तो आप बहुत जरा ध्यान से देखो, और एक्स एक्सिस से मुझे कितनी दूरी बनानी है? 3 की दूरी बनानी है। यही दिया हुआ है ना। तो आपका जो पॉइंट है वो कहीं यहां पर है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया मुझे कि ये एक्स एक्सिस से दूरी 2 हो और वाई एक्सिस से दूरी मेरी 3 हो। तो ये पॉइंट आपने कहा P1 है 2,3, बट ये सिर्फ एक पॉइंट नहीं है, और भी पॉइंट है। एक पॉइंट आपका यहां भी हो सकता है, जो पॉइंट हम कहेंगे P2। ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट है ना P2, ये P2 पॉइंट जो है ये एक्स एक्सिस से 2 की दूरी पर है और वाई एक्सिस से 3 की दूरी पर है। बस इसका कोऑर्डिनेट माइनस है क्योंकि हम इधर जा रहे हैं। बट जहां दूरी की बात हो रही है, डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस का कोई साइन नहीं होता है। आपको पता है, आप दिल्ली से लखनऊ जाओ या लखनऊ से दिल्ली जाओ, डिस्टेंस का साइन नहीं होता है। लेकिन जब हम कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि साइन लगाना है कि नहीं लगाना है। जब हम सिर्फ डिस्टेंस शब्द का यूज कर रहे हैं तो दूरी है, दूरी किधर भी हो सकती है। तो एक कोऑर्डिनेट ये भी बनेगा। ऐसे ही सिमिलरली आपका एक कोऑर्डिनेट ऐसे बनेगा। यहां पर मैं लिख रहा हूं सभी को। ये पॉइंट आपका हो गया P3 और P3 हो गया -2, -3, और ये पॉइंट आपका हो गया P4। ये P4 पॉइंट में x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, जिसको हम बोलेंगे 2, -3। तो यहां से आपको क्या समझना है सर, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको यह समझना है पहली बात कि एक्सिस में भी जो डायरेक्शन होता है वो कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव होता है। ओरिजिन जो आपका है यहां पर, ओरिजिन के आप राइट साइड में जाओगे तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो जब भी आप इधर जाओगे तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? पॉजिटिव है, ओरिजिन के इधर राइट साइड। जब आप ओरिजिन के इस साइड मूव करोगे तो ये आपका नेगेटिव एक्स साइड है। यहां पर एक्स आपका क्या होगा? नेगेटिव। ओरिजिन के इधर जो कोऑर्डिनेट एक्स का होता है वो नेगेटिव होता है। जब आप ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाओगे तो आपका वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। देखो यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है। जब आप ओरिजिन से नीचे की तरफ जाओगे तो वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या है? नेगेटिव है। तो ये नोटेशंस का यूज करके हम पॉइंट्स को यूनिकली लोकेट कर पाएंगे। आप कहोगे कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, पहला जो क्वाड्रेंट होता है एक्स और वाई का, ये ध्यान रखिएगा, यहां पर एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। दूसरा जो क्वाड्रेंट होता है, आप देखो यहां से एक्स इधर जाना पड़ेगा मुझे, एक्स मेरा नेगेटिव हो जाएगा और वाई मेरा अभी भी पॉजिटिव रहेगा। यहां पर आप आते हो तो आप कहोगे मेरा जो एक्स है वो पॉजिटिव है, क्योंकि हम इधर जाएंगे। कोई भी पॉइंट अगर यहां आप ले लो कहीं भी, तो इधर आना पड़ेगा, एक्स पॉजिटिव होगा, और वाई मेरा नेगेटिव होगा क्योंकि हम नीचे की तरफ हैं। तो वाई हमारा नेगेटिव हो गया। और यहां पर आप आओगे तो आप कहोगे दोनों नेगेटिव हैं, एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है। ये हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, और ये हमारा होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, इनको हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। तो पूरा जो एक्स वाई प्लेन है इसको 4 क्वाड्रेंट्स में हम बांट सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है। अब एक बात का विशेष ख्याल रखना, आपके एग्जाम में सवाल आ सकता है कि हमने ये प्रश्न आपको दिया, राइट, ये प्रश्न आपको दिया, ये प्रश्न एक पॉइंट नहीं है, 4 पॉइंट है। अब चारों पॉइंट्स को अगर आप सीधा सीधा ज्वाइन करोगे तो एक रेक्टेंगल बनेगा, या अगर सिमेट्रिक पॉइंट्स होंगे, 2-2 होगा, 3-3 पॉइंट होता अगर डिस्टेंस, तो स्क्वायर बनता। आपको इसका एरिया पूछा जा सकता है कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं इनको अगर हम ज्वाइन करें, ठीक है, साइक्लिक मैनर में ज्वाइन कर दें,
तो जो रेक्टेंगल बनेगा उसका क्या एरिया होगा। तो आप बहुत आसानी से यहां देख सकते थे कि रेक्टेंगल का एरिया अगर हमें निकालना होगा तो हम कहेंगे ये दूरी 3, ये दूरी 3, तो ये पूरा जो साइड है वाई एक्सेस पे ये तो 6 के बराबर हो जाता डिस्टेंस, है ना। और यहां पर ये पूरा साइड कितना है, ये पूरा साइड 2 के बराबर है। तो आप 2 इंटू 2 कितना होता आपका 4 होता। तो जो एरिया अगर मुझे रेक्टेंगल का निकालना होता तो ये आता 4 इंटू 6 जो कि होता 24। आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि एक तरफ डिस्टेंस आपकी ए थी और दूसरी तरफ डिस्टेंस आपकी क्या थी, बी थी। तो 2a इंटू 2b आपका एरिया बनता 4ab। जो रेक्टेंगल बनता उसका एक साइड 2a बनता, एक साइड 2b बनता। तो ये वैल्यू आपकी क्या निकल के आ जाती, ये वैल्यू आपके निकल के जाती 4 टाइम्स ab, 4 टाइम्स ab। तो आप a और b की वैल्यू भी डाल सकते हो, 4 दूनी 8 तिरिक 24 और आपका आंसर आ जाता। ठीक है, तो ये सभी को समझ में आया कि पॉइंट को कैसे लोकेट करेंगे। यस, अब जैसे मैं आपको एक पॉइंट देता हूं, मान लिया मुझे लोकेट करना है, कुछ 2-4 पॉइंट को लोकेट कर लेते हैं। एक पॉइंट है 5, -7, एक पॉइंट है 12, 4, एक है -3, -8, एक है -4, 7। राइट, अब मैं आपसे कुछ पूछूंगा। सबसे पहला काम आपको यह करना है, इमीडिएटली ध्यान से देखना कि मैं आपको लिख रहा हूं ABCD। आप पहले लोकेट करने के बजाय सभी लोग मुझे ये बताओ कि ये किस किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो आपको जैसे बताना है कि A फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में है। जल्दी बताओ प्लीज। पहला जो मैंने लिखा है ए पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। क्विकली मेंटली विजुलाइज करो और विजुलाइज करके तुरंत मुझे बताओ कि फर्स्ट ए जो है वो किस क्वाड्रेंट में आने वाला है। फिर मैं बी पूछूंगा, फिर सी पूछूंगा, फिर डी। तो आप ऐसे अपना उत्तर दे सकते हो कि ए फर्स्ट या सेकंड में है, बी इसमें है, सी इसमें है, डी इसमें है। तुरंत बताओ, राइट, जल्दी से। तो पहला क्वाड्रेंट पहले लोग कह रहे हैं चौथे में है, और जो कि बिल्कुल करेक्ट है, चौथे में होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर आप इसको बनाओगे और मुझे x को पॉजिटिव रखना है, y को नेगेटिव रखना है, तो कहीं ना कहीं पॉइंट मेरा यहां आएगा और ये जो पॉइंट होगा ये वाकई में नेगेटिव ही होगा, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। 12, 4 की बात करेंगे, कंफ्यूजन नहीं है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें कोई शंका किसी को नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं तो हम इस दिशा में ही रहेंगे, यहां कहीं पॉइंट होगा मेरा। -3, -8 किस में होगा, -3, -8 थर्ड क्वाड्रेंट है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, थर्ड क्वाड्रेंट इसलिए है क्योंकि यहां पर x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो यहां होगा। और अगर हम बात करते हैं आपसे कि भाई जो ये है हमारा -4, 7 किस क्वाड्रेंट में है, -4, 7, तो जैसा कि आप सभी बोल रहे हो सेकंड क्वाड्रेंट है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि माइनस और प्लस यही होता है, तो यहां कहीं पॉइंट होगा। तो किसी भी पॉइंट को देखकर अगर उसकी वैल्यूज मुझे पता है, देन हम इस पोजीशन में होने चाहिए कि हम बता दें कि भाई ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड में होगा, फर्स्ट में होगा, थर्ड में होगा, फोर्थ में होगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब देखो एक चीज और मैं आपसे भी बोलने जा रहा हूं कि क्वाड्रेंट में मान लिया जैसे कई बार होता है कि मैंने आपको एक पॉइंट दे दिया और वो पॉइंट है मेरा 2, 4 एक पॉइंट है, और Q एक पॉइंट मैंने आपको दे दिया, और वो पॉइंट है मेरा मान लिया 5, 8। बहुत ध्यान से देखना, एक P पॉइंट है मेरा 2, 5 और एक Q पॉइंट है मेरा 5, 8। तो जरा ये दोनों पॉइंट जरा देखते हैं कहां पर होंगे, ये दोनों पॉइंट मेरे कहां पर होंगे, जरा समझते हैं इसको। तो आप कहोगे एक पॉइंट है मेरा 2, 4, ऑलराइट, 2, 4 है, जरा इसको ध्यान से देखो, 2, 4 कहां होगा। आप कहोगे यहां कहीं 2 होगा तो यहां कहीं 4 होगा, लेट्स से इसको ऐसे बोलते हैं कि ये है मेरा 2, 4, है ना, ये P पॉइंट है 2, 4, ऐसे लिख दो। फिर एक पॉइंट है मेरा 5, 8, ठीक, 5 यहां कहीं होगा, 8 मान लिया यहां कहीं है, तो ये पॉइंट मेरा Q हो गया जो कि है 5, 8। दोनों पॉइंट हमने बना दिए। अब नेचुरली अगर मेरे पास दो पॉइंट मुझे दिखाई देते हैं तो मेरा मन करता है कि इनके बीच की दूरी निकाल ली जाए। ठीक है, कि अगर मुझे दो कोऑर्डिनेट में पॉइंट्स दिए हैं तो हम इनकी दूरी निकाल लें यार आपस में। तो अब इस दूरी को हम पहले निकालेंगे, कोई फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं, भी समझते हैं कि दूरी कैसे आएगी। ये दूरी हमें चाहिए, राइट। तो ये दूरी कैसे आएगी, बहुत ध्यान से देखो। आप कहोगे एक लाइन खींचते हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और एक लाइन खींचते हैं जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो।
एक्स और वाई एक्सिस चूंकि 90 डिग्री पे होते हैं, तो अगर हम इन दोनों के पैरेलल लाइंस खींचेंगे तो ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। जैसे एक्स और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर होता है, ये भी परपेंडिकुलर होंगे। अब एक खास बात समझना, अगर ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 5 है और तुमने एक लाइन खींची है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो जब एक लाइन आप खींचते हो जो वाई एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स से दूरी बदलेगी ही नहीं, मतलब एक्स क्वाड्रेंट जो है, कोऑर्डिनेट है, वो सेम ही रहने वाला है। तो आप कहोगे यहां पर जो ये पॉइंट होगा इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट 5 होगा, और चूंकि इसी के बिल्कुल सेम लाइन पे एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है इसका वाई कोऑर्डिनेट 4 है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 4 हो जाएगा, 5,4 हो गया। ठीक है, अब आप कहोगे कि देखो इसकी दूरी कितनी है, y कोऑर्डिनेट सेम है, x कोऑर्डिनेट 5 - 2 3 बना देगा, तो यहां 3 लिख दिया। यहां पर आप कहोगे ये दूरी देखो 5 और 5 ये तो सेम ही है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, सेम लाइन है, x कोऑर्डिनेट सेम है, लेकिन y कोऑर्डिनेट अगर 4 से 8 हो गया तो y में हम कितनी दूरी चल के गए, y में हम 4 की दूरी चल के गए। और अब अगर मुझे ये दूरी निकालनी है राइट एंगल के हिसाब से, तो मैं कहूंगा ये दूरी कितनी होगी, √3² + 4², यानी ये दूरी मेरी 5 के बराबर होगी। ठीक है, तो ये राइट एंगल बना के हमने कर लिया। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अब बार बार हम ऐसे ट्राइंगल प्लॉट करके तो सवाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको हम एक बार समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और कैसे हम इसको ध्यान रख सकते हैं। ये बहुत विशेष चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। तो आप कहोगे अगर मेरा कोई पॉइंट है लेट से, और वो पॉइंट है, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं डायग्राम ताकि आपको बहुत बेहतर समझ में आए ये चीज। ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने कहा मेरे पास एक पॉइंट है जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं बोलूंगा कि है x1, y1, और एक पॉइंट मैं मान लिया यहां ले रहा हूं, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं बोल रहा हूं कि है x2, y2। ठीक है, x2, y2, ये पॉइंट मेरा P है और ये पॉइंट क्या है, Q है। अब मैंने क्या किया, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी, तो इस लाइन सेगमेंट की दूरी मुझे चाहिए मान लिया। ठीक, तो आपको ये सवाल कैसे करना है, करने के लिए एक फॉर्मूला भी यहां से निकाल लेते हैं, बट फॉर्मूला निकालने के पहले हम ये समझते हैं कि भाई कैसे ये सॉल्व होगा। सेम प्रोसेस है कि आपको करना यही है कि आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, और फिर आप कहोगे कि देखो इसका x कोऑर्डिनेट x1 है, यानी यहां से यहां तक की दूरी क्या है, x1 है, ये दूरी x1 है सिंपली, तभी इसका x कोऑर्डिनेट x1 है। यहां इसका x कोऑर्डिनेट x2 है, तो इसका मतलब यह है कि इस पॉइंट की दूरी यहां से कितनी है, ये आप कहोगे x2 है। तो मैं आप कहूंगा कि फिर इतनी दूरी किसके बराबर है, आप कहोगे ये दूरी आपकी x2 - x1 है। तो ये दूरी कितनी हो गई तुम्हारी, x2 - x1 हो गई कि नहीं, यस। सिमिलरली अगर आप इस दूरी को निकालने की कोशिश करोगे तो आप कहोगे ये पूरा मेरा y2 है, यहां से यहां तक मेरा क्या है, y2 है, और देखो यहां क्योंकि कोऑर्डिनेट y1 है तो ये दूरी मेरी क्या है, y1 है, तो इतनी दूरी भी आपकी क्या हो गई, y1 हो गई। तो ये दूरी आपकी बन जाएगी y2 - y1। अब ध्यान से देखना, ये 90 डिग्री है, तो अगर आप PQ की वैल्यू यहां से निकालने गए तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और ये जो मैंने आपके सामने अभी लिखा है इसका एक नाम है, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। बट अच्छी चीज ये है कि आपने अभी इसको डिराइव किया है मेरे साथ, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि ऐसा क्यों होता है, राइट। तो ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, ये क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला, और ये वो राइट एंगल बना के दोनों की दूरियां निकाल के हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूं इसको कि इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या करता है, दो पॉइंट्स, दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में हमें डिस्टेंस निकाल के देता है कि दूरी क्या होगी दो पॉइंट्स के बीच में। तो जरा इसका एक दो एग्जांपल कर ले, ये ध्यान हो गया आपको। अच्छा एक चीज और भी ध्यान रखना, 2x p कर लो, 1 मिनट के बराबर आ जाएगा। 1 मिनट मतलब, अच्छा आप किसी और को समझा रहे हो, सॉरी, तो लगा मुझे कुछ बता रहा हूं। ओके ठीक है, अब ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। आगे आते हैं, सवाल करते हैं। देखो एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं कि एक पॉइंट P है, वो है -12, -8, कितना है, -12, -8। और एक पॉइंट में लिख रहा हूं यहां पर Q है, और वो पॉइंट आपका क्या है, 13, राइट, 13 है आपका, 13 लिखा मैंने। और यहां पर मैं लिख रहा हूं 16, क्या लिख रहा हूं, 13 लिख रहा हूं, और मैं लिख रहा हूं -1, ठीक है।
तो मुझे बताना है डिस्टेंस पी क्यू क्या होगा, पी क्यू डिस्टेंस क्या है, जरा सॉल्व करिए इसको। अब इसको बार बार आपको ना वो नहीं करने की जरूरत है कि बैठ के वो राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, आप इसका आंसर सीधा लगाओ। ओके क्विक प्लीज, जल्दी निकालो, उत्तर बताओ यार, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, उत्तर बताओ, सॉल्व करो ताकि पक्का हो जाए। घर पे रिवाइज वाइज सब तुम लोग करते नहीं हो, क्लास में करवा देता हूं सब। 26 यूनिट, कितने लोग 26 आएगा, जल्दी लगाओ। पी और क्यू कोऑर्डिनेट दिए हैं और पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है आपको, 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालनी है। √774, √490, अलग अलग उत्तर क्यों आ रहे हैं तुम लोगों के हैं? एक रहा है रूम 32, रूम 32 किस होटल में हो बेटा? रूम 32 क्या वाकया हुआ ऐसा कि तुम्हें रूम 32 नहीं भूल रहा है? रूम 32 रूम 32, अच्छा तो डिस्टेंस निकालने चलते हैं। तो डिस्टेंस निकालने जाओगे तो आप कहोगे बनेगा दिस माइनस दिस, या दिस माइनस, ये x2 मान लो, ये मान लो x1 है तुम्हारा, ये x2 है, नहीं x1 y1 मान लेते हैं इसको, ये x1 y1 हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया, x2 y2 हो गया। x2 माइनस x1 करोगे तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 25 का होल स्क्वायर प्लस, ओके यहां आप कहोगे ये -1 माइनस -8, ये 7 बनेगा, 7 का होल स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये आएगी 625 प्लस 49, और 625 प्लस 49 अगर आप निकालोगे यहां से, देखो यहां एक चीज का ध्यान रखना, जो भी वैल्यू है साइन के साथ लिखनी है तुमको, है ना? तो 674 आपका आ गया स्क्वायर रूट, दैट्स योर आंसर। 674 आपकी वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट। वो देखो मैंने डेटा ऐसा लिया था कि कई लोग पहुंच गए, कह रहे हैं ट्रिपलेट है, 7 24 25, 7 24 25 ट्रिपलेट है, बट तब 25 हाइपोटेन्यूस होता है। यहां x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 हाइपोटेन्यूस नहीं होते हैं, परपेंडिकुलर्स होते हैं, इसलिए मैंने डायग्राम दिखाया आपको बना के। लोग फॉर्मूला रटते हैं, मैं इसलिए हमेशा कोशिश करता हूं कि जहां कोई वैल्यू एडिशन है वो करके दिखा दो। यहां पर ये जो डिस्टेंस तुम निकालते हो ना, ये हाइपोटेन्यूस है, ये दोनों परपेंडिकुलर इनसे मिलते हैं। तो 25 7 24 ये ट्रिपलेट नहीं है। यहां पर वो गलती तब करते जब तुम सीधे फॉर्मूला देख रहे होते और मिस्टेक कर गए होते। नहीं, साइन का विशेष ख्याल रखना है। 13 में यहां -12 था तो माइनस ऑफ -12 होके 25 हुआ, ये -1 है, माइनस ऑफ -8 होके 7 हुआ नेट। ठीक है, क्लियर और नॉट? यस, समझ में आया कि नहीं? यस। अच्छा, मैं एक विजुअलाइजेशन और क्रिएट कर रहा हूं, अगर आप अलाउ करें, जरूरत नहीं है बट फिर भी करवाता हूं, फायदा मिलेगा तुमको। जब आप देख रहे हो कि एक कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और एक कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो आपको एक चीज समझ में आ रही है कि नहीं, कि एक ओरिजिन के इधर है और एक ओरिजिन के इधर है। तो जब इनके बीच की दूरी निकालने जाओगे, दोनों जुड़ेंगे, मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। अगर आप इसको विजुलाइज कर सकते हो ना पॉइंट्स को, आप गलती कभी कर ही नहीं पाओगे। जैसे 13 माइनस -12 लिखने के बजाय आप सोचो कि एक ओरिजिन के इधर है, एक ओरिजिन के इधर है, तो टोटल डिस्टेंस 13 + 12 होगी कि नहीं होगी? 25 आप सीधा लिख दोगे। और देखो ये -8 है, ये -1 है, दोनों ओरिजिन के एक ही साइड में है, -8 और -1, इनके बीच की दूरी क्या होगी? 7 यूनिट की होगी, और इसलिए यहां पर क्या आया? 7 यूनिट। तो अगर साइन का झमेला, जो साइन है, प्लस है, माइनस है, वॉटएवर है, अगर ये झमेला आपको छोड़ना है तो आप इन पॉइंट्स को विजुलाइज करना शुरू कर दो, और अगर आप इनको विजुलाइज करोगे तो बड़ी सरलता से आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सोचो जरा, अल्टीमेटली जो आपने अभी यहां पर कैलकुलेट किया, इसको कैसे किया? इसको आपने ऐसे ही कैलकुलेट किया ना, हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं ये और ये। तो जब दोनों ओरिजिन के एक ही साइड में है तो अंतर क्या होता है? कम हो जाता है। लेकिन दोनों अगर अपोजिट साइड में, तो अंतर क्या होगा? बड़ा होगा। बस, तो देन यू नीड नॉट टू थिंक अबाउट साइन। साइन आपके लिए मटेरियल हो गया, राइट? आप बस सीधा डिस्टेंस लिखो, स्क्वायर करो, आंसर आ जाएगा आपका 674। ओके,
समझ में आएगी नहीं? हाँ जी, नहीं स्क्वायर हो रहे हैं, साइन का इफेक्ट नहीं होगा, बट अंदर ही अगर घपला कर दोगे कि 12 और 13 को मैग्नीट्यूड बढ़ना है और तुमने कहा साइन का कोई मतलब है, तो 12 माइनस 13 माइनस 1 हो गया, तो घोटाला हो जाएगा ना। समझे कि नहीं? तो अंदर जो घटाना है उसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। या तो आप डिस्टेंस के टर्म्स में सोचो, जैसे मैं बोल रहा हूं, ओके, या तो आप प्रॉपर बिल्कुल यूज करो उसको, या फिर चुपचाप फॉर्मूला लगाओ सही से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तमीज से लगाओ कि 13 माइनस माइनस 12 माइनस 1 माइनस माइनस 8, ऐसे करो। बट उसमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, अगर आप ये सोच पाते हैं ओरिजिन के इधर उधर, आपका रिएक्शन काफी बेहतर होगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, एनीवे आगे बढ़ते हैं। अब 2 पॉइंट्स के बीच की हमने दूरी निकाल ली, ओके, निकाल ली ना? यस। अब आप कहोगे इसका फायदा क्या है? जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है आपका, एक पॉइंट है और वो पॉइंट मैं आपके सामने यहां पर लिखने जा रहा हूं, और वो पॉइंट है आपका -11 -9, क्यू पॉइंट आपका है 13 -2, राइट, 13 -2, और एक पॉइंट हम लेने जा रहे हैं आर। बहुत ध्यान से आपको देखना है, हमने एक पॉइंट आपको दिया P, एक पॉइंट दिया Q, और एक पॉइंट मैं आपको देने जा रहा हूं जो कि पॉइंट है आपका R, और R पॉइंट है मान लिया 0,0, राइट, 0,0। अब मुझे यह बताना है कि PQR जो ट्राइंगल है आपका PQR इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका हो गया स्केलीन ट्राइंगल, ऑप्शन बी इक्विलेटरल ट्राइंगल, सी नो ट्राइंगल विल बी फॉर्म्ड। तीन पॉइंट दे देंगे। अब 3 पॉइंट देने के बाद आपसे इस नेचर ऑफ ट्राइंगल के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि ट्राइंगल क्या होगा, स्केलीन होगा, राइट एंगल होगा, इक्विलेटरल होगा, आइसोसेलेस होगा, व्हाटएवर। मैंने एक सैंपल लिखा है। स्केलीन ट्राइंगल का मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब होता है विषम बाहु त्रिभुज। हिंदी में इसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज, मतलब इसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, विषम बाहु त्रिभुज। तो अगर आपको ज्योमेट्री कभी कुछ नहीं आती तो टेंशन मत लो, इसका मतलब होता है जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो। तो क्या यहां हम तीनों भुजाएं निकाल सकते हैं? और तीनों भुजाएं निकाल के देख लें भैया। पहली बात बताओ, ट्राइंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या ट्राइंगल बनेगा? आप कहोगे 100% ट्राइंगल बनेगा। क्यों? 3 पॉइंट दिए तो ट्राइंगल बनना ही बनना है? ऐसा नहीं है। 3 पॉइंट है और तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर भी हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो। ठीक है, कैसे नॉन कोलिनियर है? अगर आप इनको विजुलाइज करो तो एक पॉइंट हो गया आपका 0,0। भाई 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन पे आ जाए तो नहीं बनता है ट्राइंगल, तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हो जाए ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। तो हमने कहा कि एक पॉइंट ले लेते हैं ऐसे 0,0। ठीक है, दिख रहा है एक पॉइंट है आपका 13,-2, बस मेंटली विजुलाइज करो 13,-2 यहां पर होगा, और एक पॉइंट है -11,-9, -11,-9 कहीं यहां होगा। अब दिख रहा है मुझे साफ साफ कि इनको ज्वाइन करने से ना एक ट्राइंगल बनेगा, तो ये तो गलत है, बिकॉज तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर हैं। द मोमेंट यू नो कि इस लाइन पे तुम्हारा तीसरा पॉइंट नहीं है, तो ट्राइंगल तो बनेगा ही बनेगा, इसमें तो कोई शंका नहीं है। अब ट्राइंगल बनेगा तो जरा साइड निकालते हैं। अच्छा, PQ निकालने जाओगे तो क्या मिलेगा? PQ की वैल्यू आप कहोगे ये 13-11 हो जाएगा 24 का स्क्वायर, और ये 7 का स्क्वायर। उन लोगों को मैंने खुश कर दिया है जो ट्रिपलेट खोज रहे थे, ये देखो 25 मिल गया, क्योंकि 24 और 7 का जो ट्रिपलेट होता है वो 25 होता है। 7, 24, 25 क्या होता है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो ये लिख दिया, PQ निकल गया। अब बस QR निकाल लो। जब तुम QR निकालने जाओगे तो वो 13 का स्क्वायर बनेगा और 2 का स्क्वायर बनेगा। अब 13 स्क्वायर 2 स्क्वायर की वैल्यू है वो √171 है। आप तुरंत ही बोल दोगे कि PQ हमारा QR के बराबर है नहीं। तो अगर PQ QR के बराबर नहीं तो अब इक्विलेटरल नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा स्केलीन। स्केलीन करेक्ट हो गया, राइट।
क्लियर? बिकॉज यहां पर दिख गया कि दो गलत हैं तो यार सही होगा, तो स्केलिन ट्राइंगल करेक्ट है। आप चाहो तो ये भी निकाल दो, पी क्यू निकाल दो, क्यू आर निकाल दो, काइंड ऑफ। तो जब आपको डिस्टेंस निकालना आ गया तो इस डिस्टेंस के निकालने का एक फायदा है, और वो सिंपल सा फायदा ये है बेटा, वो सिंपल सा फायदा ये है कि हम ट्राइंगल के नेचर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिस्टेंसेस निकाल के। ऑलराइट, होप इट मेक सेंस? यस, ओके। वो जो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है ना, ए प्लस बी मोर देन सी, वो निकालेंगे, नहीं करना है यहां पर डोनाल्ड जी। वो तब करना पड़ता है जब आपको ट्राइंगल दिखाई ना दे रहा हो, जैसे ज्योमेट्री। अब मैं आपको बोल दूं कि मेरे पास 3 साइड्स हैं, एक ट्राइंगल है, और मैं आपको ये क्वेश्चन दूं कि मेरे ट्राइंगल के साइड ऐसे हैं 4, 5, 6, और मैं कहूं बताओ ये ट्राइंगल है कि नहीं है, तो वहां आपको ट्राइंगल दिख नहीं रहा है, आपको 3 लाइन सेगमेंट दिख रहे हैं 4, 5, 6 के। तो वहां वेरीफाई करना पड़ता है कि भाई क्या सम ऑफ 2 साइड्स थर्ड से बड़ा है या नहीं है। कोऑर्डिनेट में सबसे बड़ा फायदा यही होता है, कोऑर्डिनेट में आपको दिखता है। कोऑर्डिनेट में अगर आपने कोऑर्डिनेट को विजुअलाइज किया तो आपको ट्राइंगल पहले ही दिख गया। यार 3 पॉइंट अगर नॉन कोलिनियर हैं तो वो ट्राइंगल बनाएंगे ही बनाएंगे, और वो मुझे दिख रहा है कि नॉन कोलिनियर है, एक रेखा पे तीनों पॉइंट नहीं है, वो साफ साफ दिख रहा है मुझे, तो मुझे यहां वेरीफाई करने की जरूरत नहीं कि ट्राइंगल है कि नहीं, ट्राइंगल होगा ही होगा। दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। आपको बस ये देखना है कि भाई नेचर ऑफ ट्राइंगल क्या है, तो हम इस डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करके नेचर ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये एक चीज है जो डिस्टेंस फॉर्मूला पे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, और इसमें आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अब मैं एक चीज और ऐड करता हूं, जो 3 डायमेंशनल प्लेन की बात हो रही है, जो मुझे लगता है कि 3 डायमेंशनल प्लेन में कोई ना कोई सवाल फेंक सकते हैं, बट वही आएगा। 3D में क्या होता है, XY प्लेन के बजाय Z प्लेन भी आ जाता है, बट आपको 3D ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़नी है, सिवाय 3D में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि एक पॉइंट P दे दूं मैं, जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, और एक Q पॉइंट मैं आपको दे दूं x2, y2, z2। तो यहां पर जो डिस्टेंस फॉर्मूला बनता है PQ का 3D में, बस ये फॉर्मूला केवल आपको ध्यान रखना है, सेम चीज है, बस आपका एक Z ऐड हो जाएगा और कुछ नहीं। इस पे ये सवाल फेंक के मारेंगे आज, नहीं तो कल, देख लेना। लोग कहेंगे अरे 3D सर तो पढ़ा ही नहीं, राइट? तो बस ये एक्सटेंशन आप ध्यान रखना कि PQ डिस्टेंस जो है, 2 पॉइंट अगर आपके 3 डायमेंशनल प्लेन में है जहां पर Z भी मौजूद है, उसका कोऑर्डिनेट कुछ ऐसे लिखोगे आप कि P पॉइंट जो मेरा है, लेट्स से मैं लिख रहा हूं 3, 4, 5 पॉइंट है, और जो Q पॉइंट है वो है -1, +1 और 3, लेट्स से इस टाइप का है। ये मेरे कोऑर्डिनेट्स है, और मुझे पूछेगा कि बताओ PQ की डिस्टेंस क्या है, जरा निकालो PQ की डिस्टेंस निकालो फटाक से बच्चों। तो आप कहोगे PQ की जो डिस्टेंस होगी वो अगर हम यहां पर निकालने जाएंगे तो 3 और -1 दोनों अपोजिट साइड में है, 4 का स्क्वायर बनेगा। 4 और 1 सेम साइड में है तो अंतर 3 का स्क्वायर बनेगा। 5 और 3 सेम साइड में है तो ये 2 का स्क्वायर बनेगा। तो अल्टीमेट जो वैल्यू आ रही है आपकी, ये आ जाएगी 16, 9, 25 और 4, 29, √29। तो ये आपका आंसर हो जाएगा √29। ओके, ऑलराइट। इफ नॉन कोलिनियर दे फॉर्म ए ट्राइंगल फॉर श्योर। जय जी, कैसी बातें कर रहे हो आप? 3 पॉइंट अगर नॉन कोलिनियर है तो आप कह रहे हो पक्का ट्राइंगल बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? विजुलाइज करके जरा देखो। 3 पॉइंट जो एक लाइन पे नहीं है, 3 पॉइंट एज्यूम करो जरा, देखो जरा, 1, 2, 3, 3 पॉइंट अगर एक लाइन में नहीं है तो ट्राइंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? पक्का बनेगा। बस एक ही प्रॉब्लम है, स्याही खत्म ना हो जाए तुम्हारी। तुमको सर ये देखो लिख रहे थे ऐसे ऐसे, पेन ही खत्म हो गई, कहां बन रहा है? तो एक ही तरीका है कि ट्राइंगल ना बने कि तुम्हारे पेन की इंक खत्म हो जाए, बाकी कोई तरीका नहीं है कि ना बने। क्यों नहीं बनेगा? जब 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर है उनको ज्वाइन करोगे 100% ट्राइंगल बनेगा बेटा, 100%। बस पेन में तुम्हारे स्याही होनी चाहिए, बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इसको। ये धोखा कभी न कभी एसएससी करने वाली है तुम्हारे साथ, जहां पर वो P और Q का डिस्टेंस पूछेंगे और 3 कोऑर्डिनेट यहां दिया होगा, लिख लो। ओके, ऑलराइट। पॉसिबल है, श्योर नहीं? अरे श्योर है सूरज जी, कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, लगता है कि कोई थ्योरम लेके बैठो। कह रहा पॉसिबल है, श्योर नहीं है।
3 पॉइंट नॉन कोलिनियर हैं तो ट्राइंगल बनेगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? एक कह रहे पॉसिबल है, श्योर नहीं है। क्यों श्योर नहीं है? ठीक। हम डिस्टेंस क्यों ऐड करते हैं? देखो मैंने सबसे पहले तुम्हें ये बना के दिखाया है इसलिए कि तुमको समझ में आए कि x2 माइनस x1 क्यों होता है, ये y2 माइनस y1 क्यों होता है। अब जैसे ही तुम्हारा ये x1 पॉइंट मान लिया इधर निकल गया, तो ये जो दूरी क्यों आई है x2 माइनस x1, क्योंकि इधर ही x1 इधर ही x2। अगर ये x1 इधर होता तो इतना x2 इतना x1 दोनों जुड़ जाते। तो फॉर्मूले में ऐसा जो x2 माइनस x1 है, x1 अगर निगेटिव होगा तो ऑटोमेटिकली अपने आप इसमें जुड़ जाएगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ओके क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्टेंस देख लिया हमने, ठीक है। अच्छा अब डिस्टेंस देखने के बाद एक चीज और देखते हैं। एक आपका बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। इस दिमाग की खुरपेचे हैं जिससे नए नए फॉर्मूले बनते गए बनते गए बनते गए। लोगों ने कहा कि यार चलो ठीक है, एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और एक पॉइंट हमारा Q है जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। फिर लोगों ने कहा कि अब बच्चों के लिए सवाल बनाने के लिए कुछ नए नए फॉर्मूले और बनाते हैं, बच्चों को कैसे परेशान किया जाएगा। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, अब इस पॉइंट के बीच में एक पॉइंट होगा जो मिड पॉइंट होगा, है ना, जिसमें ये दूरी बराबर होगी, उस पॉइंट को बोला m। तो बोला चलो बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर ये कोऑर्डिनेट x y है तो p और q मुझे पता है, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए देखिए क्या होता है कि ये जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है, अगर p और q की वैल्यू आपको दी है, लाइन सेगमेंट की वैल्यू दी है और आपको मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो ये कोऑर्डिनेट जो निकलता है वो ऐसा निकलता है कि p और q के x कोऑर्डिनेट को जोड़ लो और आधा कर लो और इसके y कोऑर्डिनेट को भी जोड़ के आधा कर लो। और ये बहुत सिंपल है विजुलाइज करना कि ऐसा क्यों होता है, राइट। कोऑर्डिनेट तो जोड़ के आधा करना क्यों होता है, देखो ध्यान से। जैसे आपने कहा ये पॉइंट है मेरा x1 y1, क्या है x1 y1, और ये पॉइंट है मेरा x2 y2। बहुत ध्यान से देखिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये दूरी क्या है मेरी, x1 है, ये दूरी मेरी क्या है, x2 है, ये x2 है और ये मेरा क्या है, x1 है। अब ये जो मिड पॉइंट है इसका, राइट, इसका जो मिड पॉइंट होगा, ये पॉइंट मेरा x1 दूरी पे है, ये पॉइंट मेरा x2 दूरी पे है। तो जब आप मिड पॉइंट ड्रॉ करते हो तो आपको ट्राइंगल में सिमिलैरिटी का फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा करके याद ही होगा, राइट। तो उससे आपको पता चलेगा कि भाई ये रेशियो जो है ये 1:1 बनना चाहिए, इक्वल डिवाइड होना चाहिए। अगर आप मिड पॉइंट की बात कर रहे हो तो इस पर्टिकुलर ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूं, तो इसका कोऑर्डिनेट x1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2 है, तो मिडिल वाले का जो कोऑर्डिनेट बनेगा, चूंकि ये 1:1 है, अगर आप टोटल निकालोगे तो ये वैल्यू जो है यहां से यहां तक की दूरी जो है ये क्या है, ये दूरी है हमारी x2 माइनस x1/2। ध्यान है, x2 माइनस x1/2 होगी इतनी दूरी, यस, क्योंकि पूरी दूरी x2 माइनस x1 है। अब इसमें आप क्या करो, x1 जोड़ दो, तो x1 प्लस x2 माइनस x1/2 अगर आप निकालते हो तो ये वैल्यू आपकी अल्टीमेटली x1 प्लस x2/2 ही बन जाएगी। तो इट्स लाइक ए प्रूफ, बट आपको इसमें इतना घुसने की आवश्यकता है नहीं। आपके लिए इंपॉर्टेंट यह है कि दो पॉइंट अगर दिए हैं और मुझे मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो मैं x1 और x2 x कोऑर्डिनेट्स को जोड़ के उनका बाई 2 करूंगा और y कोऑर्डिनेट को जोड़ के बाई 2 करूंगा, मुझे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ओके क्लियर है, समझ में आएगी नहीं। अब देखिए ध्यान से, मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप वैल्यू बताओ। P पॉइंट मुझे दिया है, मान लिया -12 -7, और Q पॉइंट मुझे दिया है -13, 5। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ M which is मिड पॉइंट ऑफ PQ। PQ का मिड पॉइंट है, कोऑर्डिनेट बताओ जल्दी से प्लीज। M का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जरा जल्दी सॉल्व करो।
क्विक प्लीज, इस दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट चाहिए मुझे, जल्दी से बताओ, टाइम नहीं लगना चाहिए, टाइम लगाओगे मिड पॉइंट, मध्य बिंदु, पी और क्यू दिया है, पी और क्यू का मध्य बिंदु। धीरे धीरे आदर्श जी, जो करवाता जा रहा हूं करते जाओ, धीरे 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 करके तुमको बताएंगे कि कैसे वो चेक करोगे, कैसे वो चेक करोगे। हाफ कामा 1, कुछ लोग कह रहे हैं माइनस 12.5 माइनस 12.5 माइनस 1 वगैरह वगैरह आ रहा है। देखो ये तुम्हारा हो गया x1, ये तुम्हारा हो गया y1, ये तुम्हारा हो गया x2, ये तुम्हारा हो गया y2। अब देखो आप कहोगे m का जो कोऑर्डिनेट निकालने चलोगे तो आप कहोगे -12x1 प्लस x2/2 करोगे। माइनस नहीं करना है, यहां फॉर्मूला याद है, अभी लिखा है x1 प्लस x2/2 है इसमें। दूसरा -7 प्लस 5/2, तो ये जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी, ये वैल्यू निकल के आएगी -12.5 कॉमा ये -2/2 क्या हो गया -1। ये आपका मिड पॉइंट का एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये मिड पॉइंट का एक्सप्रेशन है, -12.5 कॉमा -1। -6 नहीं आएगा निमिष जी, ऐसे सवालों में गलती की गुंजाइश नहीं है, ध्यान रखना, सीधा फॉर्मूला है। कुछ लोग करें -7 और -5 कर डाला उन्होंने। x1 x2 कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमेशा साइन के साथ आते हैं, तो अगर मैंने कहीं भी x1 प्लस x2 लिखा है तो ये ध्यान रखना x1 की वैल्यू को प्लस या माइनस जो भी है रखना है। x1 प्लस x2 का मतलब कि नहीं कि x1 x2 का मैग्नीट्यूड जोड़ना है, नहीं, x1 की वैल्यू -7 रखो, x2 की वैल्यू +5 रखो, तब आपका -2/2 मिलेगा, -1 नहीं आएगा, -1, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां y1 रखा, यहां y2 रखा, दोनों को जोड़ा, y1 की खुद वैल्यू -7 है, तो कर हम y1 प्लस y2/2 ही रहे हैं, लेकिन -7 + 5 रखा क्योंकि y1 की वैल्यू -7 है। तो या तो आप देखो, विजुलाइज करो, या फॉर्मूले में साइन के साथ वैल्यू डालो। कोऑर्डिनेट में यही फर्क है, साइन होता है x1 x2 का, वो बहुत जरूरी है, उसके बगैर सब उल्टा उल्टा हो जाएगा। ये हो गया, तो मिड पॉइंट थ्योरम आपने देख लिया। अब कई सारे बच्चे जो है ना वो कहें ठीक है इसमें क्या दिक्कत है, तो वो जो खुराफाती लोग हैं वो कहेंगे बच्चों की जिंदगी को इतने सरलता से हम आसान कैसे होने दें, तो वो कहेंगे कि ये 1:1 जो मिड पॉइंट है, ये फॉर्मूला थोड़ा ज्यादा आसान है, ये सब रट ही डालेंगे, तो थोड़ा सा और मुश्किल बनाते हैं बच्चों का जीवन। और हम कहते हैं कि ये जो पॉइंट है अंदर पी क्यू के बीच में एक पॉइंट ले लो, और वो पॉइंट क्या करेगा, इस लाइन सेगमेंट को ना m/n में बांटेगा। ओके, m/n में बांटेगा, समझ लो, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला आसान हो गया। तो उन्होंने कहा ये क्या करना है, बच्चे तो रट ही लेंगे, तो मुश्किल बनाते हैं लाइफ। तो उन्होंने कहा कि हम PQ के बीच में एक पॉइंट ले रहे हैं R, और ये जो R पॉइंट है ना, ये क्या कर रहा है, ये दूरी और ये दूरी जो भी है वो m/n में है। मतलब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि भाई हमारे पास एक पॉइंट है P जो कि है मान लेते हैं 5,7 है, और एक पॉइंट हमारे पास यहां पर है जो कि मान लेते हैं 12,17 है, लेट्स से फॉर एग्जांपल। तो ये कह रहा है कि बीच में हमने एक पॉइंट लिया है जो इस पॉइंट को 3:4 में बांट रहा है, ये R पॉइंट है। तो इस R का कोऑर्डिनेट बताओ क्या है, x और y को, इसको हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, इसका नाम है कि सेक्शन फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला। तो जरा इसको देखते हैं क्या है इसका, मैं सीधा फॉर्मूला लिखूंगा, इसके डेरिवेशन में आपको जाने की जरूरत है नहीं, इसका सीधा डेरिवेशन जो फॉर्मूला है वो लिख देता हूं कि R का जो कोऑर्डिनेट होता है यहां पर वो ऐसा होता है कि इधर अगर m/n बना तो इधर वाला m पकड़ो, x2 से मल्टीप्लाई करो, x कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, इधर वाला n पकड़ो, वो x1 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि जब आप x कोऑर्डिनेट लिख रहे हो तो x कोऑर्डिनेट से ही मतलब है आपको, और यहां पर आपको लिखना है m + n। और आपको ये चीज बहुत अजीब नहीं लगेगी, क्योंकि आप ये कहोगे ये पूरा वेटेड एवरेज है। वेटेड एवरेज में क्या होता है कि अगर दो क्वांटिटीज हमारी m/n में है तो कुछ इस प्रकार से हम करते हैं, बस फर्क यहां पर यह है कि mx1 नहीं है, mx2 है। तो अगर मैं प्रूफ करने पे आऊंगा तो मैं आपको इसका एवरेज रिलेशनशिप समझा सकता हूं कि औसत से कैसे लिंक्ड है, कि ये जो ये वैल्यू है ना आपका, ये इसका रेशियो वेट रेशियो का उल्टा होता है।
बट उसमें आपको घुसने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ ये समझना है कि फॉर्मूला कैसे है। एन वाई वन, अब अगर y कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो एम वाई टू आएगा पहले, ये हो गया एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, नीचे आएगा क्या आएगा एम प्लस एन। तो जरा यहां पर इसको अप्लाई करके देख लेते हैं कि r का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो आप कहोगे ये वैल्यू x कोऑर्डिनेट लिखेंगे 3 इंटू 12, तो लिखो 3 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 5 है ना, डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 बना, ये आपका x कोऑर्डिनेट है। ये मैं लिख रहा हूं x कोऑर्डिनेट की वैल्यू r पॉइंट के, r का x कोऑर्डिनेट है ये, ठीक है। पहले इतना कैलकुलेट कर लो, तो ये 12 3 36 और 20 कितना हो गया 56, 56/10, 56/10 क्या होता है तुम्हारा 28/5, ये तुम्हारा x कोऑर्डिनेट है 28/5, ठीक है, क्लियर, ऑलराइट। 56/10, 12 3 36, 4 5 20 बटे 7 3 10। अब r का y कोऑर्डिनेट लिखें, सो r का अगर आप y कोऑर्डिनेट लिखोगे तो आपको मिलेगा 3 इंटू 17, 3 इंटू 17 लिख लो, प्लस 4 इंटू 7, तो 4 इंटू 7 बटे 10, और नीचे 10 आएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, नीचे आपका ये वैल्यू जो आएगा वो आएगा सिंपली m प्लस एन, जो कि 7 है, 10 नहीं, तो इसको 7 लिखिए, 56/7, 3 प्लस 4, तो ये 8 आ गया आपका, और यहां भी आप 7 लिखो। 51 और 28 कितना होगा आपका, 51 और 28 आपका होगा 79/7, ठीक है, दैट्स द वैल्यू। 8 r का जो कोऑर्डिनेट आया वो आया 8,79/7, ओके। अब मैं आपको एक छोटा सा चीज समझाता हूं जिसको ध्यान रखना है आपको, कि चूंकि ये कुछ भी हो, ये एक्सप्रेशन वेटेड एवरेज की तरह सिमिलर एक्सप्रेशन है, बस ये उल्टा है, 4 इधर लेके हैं 3 उधर लेके हैं, क्योंकि 4 को हम x1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आपको एक चीज तो समझ में आना चाहिए कि जो भी सेक्शन फॉर्मूला लगाने पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आएगी, ये 5 और 12 के कहीं बीच में होनी चाहिए, कुछ भी हो सकती है बट बीच में होगी, इससे आपको ऑप्शन एलिमिनेशन करने की मदद मिलेगी, ठीक है। 7 और 17 के बीच में होगी आपकी y कोऑर्डिनेट की वैल्यू, क्योंकि ये इंटरनल डिवीजन है, अंदर है और अंदर की तरफ है, तो भाई कोऑर्डिनेट इसी के बीच में होगा। तो ये फॉर्मूला आपका है जिसको हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। लेकिन जो भी लोग हैं जो बच्चों के जीवन को चाहते हैं कि कुशल मंगल ना रहे, वो रुकने वाले कहां हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई ये पॉइंट तो ठीक है, ये तो बच्चे एवरेज से रिलेट कर लेंगे और रिलेट करके देख लेंगे कि भाई चलो ठीक है कुछ ऐसा है और उसमें शायद इनको ज्यादा दिक्कत ना आए। तो उन्होंने कहा कि ये जो सेक्शन फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है जब हमने इसको डिवाइड किया है इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन का मतलब जो आर पॉइंट है ना, वो पी और क्यू को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर कहीं अंदर ही है, इसको हम बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। उन्होंने कहा एक और फॉर्मूला बना के बच्चों को परेशान करते हैं, जो सेक्शन फॉर्मूला का एक्सटर्नल डिवीजन होगा। तो मैं लिख रहा हूं सेक्शन फॉर्मूला लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल डिवीजन की। एक्सटर्नल डिवीजन क्या है मैं आपको समझाता हूं, राइट। सो एक्सटर्नल डिवीजन क्या है बेसिकली, उन्होंने कहा कि एक पॉइंट है मेरा P और एक पॉइंट है मेरा Q। लेटेस्ट से इसका कोऑर्डिनेट मैंने कहा है 3,4 और इसका कोऑर्डिनेट मैंने बोला कि है -7,8 फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी लिख लो फर्क नहीं पड़ता इससे। अब इन्होंने क्या बोला है, बहुत ध्यान से इसको समझते हैं। इसको आप ऐसे लिखो, रुको थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, -3,4 कर लो और इसको 7,8 कर लो, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो आप कहोगे कि भाई आर पॉइंट पहले अंदर था, अब हम आर पॉइंट को अंदर नहीं रखेंगे, हम आर पॉइंट को रखने जा रहे हैं कहीं बाहर, यहां पर
यही लाइन सेगमेंट को अगर आप आगे बढ़ाओगे तो हम एक आर पॉइंट ऐसे पकड़ रहे हैं यहां पर, और हम कह रहे हैं कि देखो ये जो पी आर है ये एम है और ये क्यू आर जो है वो एन है, मतलब इनका जो अनुपात है पी आर का क्यू आर से वो एम रेशियो एन है। क्या है? एम रेशियो एन है। तो बस फर्क यहां पर यह है, आपको समझना है कि सवाल बताएगा कि एक्सटर्नल डिवीजन है, वहां बोलेगा कि आंतरिक विभाजन है, यहां बाह्य विभाजन है। हिंदी में बोलेंगे बाह्य विभाजन, वाह का मतलब विवाह मत समझ लेना, बाह्य विभाजन, ठीक है। और ये है, कुछ लोग सुनेंगे बाह्य विभाजन को विवाह आयोजन, ऐसा नहीं है, विवाह का आयोजन नहीं, ये बाह्य विभाजन है और वो आंतरिक विभाजन था। तो यहां पर रेशियो पी आर क्यू आर का एम रेशियो एन आएगा। अब ये एक नया फॉर्मूला आया कि नहीं आया? यस। लेकिन बेटा डरना मत, क्योंकि जब मैं हूं तो तुम्हें डरना नहीं, राइट। अभी आपने एक फॉर्मूला देखा है इधर, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटे एम प्लस एन देखा था, और यहां पर देखा था एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटे एम प्लस एन। क्या ये फॉर्मूला आप देख चुके हो? yes. ये क्या था? ये था इंटरनल डिवीजन का। इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला था किस रेशियो में? एम रेशियो एन में। आपको पता है कि पूरा कोऑर्डिनेट साइन पे खेल खेलता है, प्लस माइनस। अब बहुत ध्यान से देखना, आप कहोगे कि जो अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले वो एम रेशियो एन ऐसा था, यहां पी था, यहां क्यू था और यहां आर था। एक बात बताओ, हम पी से आर की तरफ चल रहे थे, यस, और हम क्यू से आर की तरफ चल रहे थे, यही हो रहा था। अभी देखो क्या फर्क पड़ा, अभी फर्क यह पड़ गया कि आर पॉइंट बाहर हो गया, तो हम पी से अभी भी आर की तरफ जा रहे हैं, तो यह दिशा थी, पहले भी यही दिशा थी। लेकिन क्यू से आर आने की पहले दिशा यह थी, अब यह दिशा क्या हो गई है? उल्टी हो गई है। उल्टा हुआ कि नहीं? किसकी दिशा उल्टी हुई? क्यू से आर जाने की दिशा उल्टी हो गई। तो जब क्यू से आर जाने की दिशा उल्टी हो गई, एक दिशा सेम है एक उल्टी हो गई, बीच में माइनस साइन लगा दो। मतलब आप कहोगे एक दिशा पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वैसी रह गई, तो एम एक्स टू को हम नहीं छेड़ेंगे, लेकिन ये एन एक्स वन लिखेंगे, अब माइनस में लिखेंगे, यहां पर एम माइनस एन करेंगे। मैं एन को माइनस एन क्यों लिख रहा हूं, समझ रहे हो आप? एम को माइनस वन मैं इसलिए लिख रहा हूं अब, क्योंकि एक दिशा उल्टी हुई है, चेंज हो गई है। पहले जो डायरेक्शन था अब उससे उल्टा हो गया, तो उसको एडजस्ट करने के लिए माइनस लगाना पड़ेगा हमको। कोऑर्डिनेट इज ऑल अबाउट साइंस। दिशा उल्टी की, उल्टा करो। तो पहले अगर प्लस के रिलेशनशिप बन रही थी, तो अब एक दिशा उल्टी हुई तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है आपकी, ये हो जाएगी एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन। तो ये हो गया तुम्हारा एक्सटर्नल डिवीजन। अच्छी बात यह है कि एक फॉर्मूला ध्यान कर लो, दूसरा अपने आप हो गया क्लियर, ठीक है। क्योंकि बस कुछ नहीं करना है, एन की जगह माइनस एन रख देना है, आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो देयर इज अ रिलेशन, हाउ यू कैन रिमेंबर इट। अब मैं जरा इस क्वेश्चन को करने जा रहा हूं। एक्सटर्नल डिवीजन आपको दिया है एम रेशियो एन, और मान लिया मैं आपको बोल दूं कि एम रेशियो एन जो रेशियो है वो है 2:3, ऐसा दे दिया मैंने क्वेश्चन में। तो कैसे आप इसको सॉल्व करने वाले हो जरा देखते हैं। तो आर का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे देखो। आप कहोगे 2mx2 होता है, तो 2 इंटू 7, तो लिखिए 2 इंटू 7 माइनस एन एक्स वन, 3 इंटू माइनस 3, तो माइनस 3 इंटू माइनस 3 बनेगा, डिवाइडेड बाई एम माइनस एन 2 माइनस 3, कॉमा 2 इंटू 8, तो लिखते हैं 2 इंटू 8 माइनस 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 बटे 2 माइनस 3। अगर मैं इसको आगे लिखूं तो ये 14 और 9 कितना हो गया? 22, 23, ठीक है। ये 9 हुआ और ये 14 हुआ, 14 9 23 हुआ, 23 बटे माइनस 1 हो गया माइनस 23, कमा 8 दूनी 16, 16 माइनस 12 कितना हुआ? 4, 4 बटे माइनस 1 माइनस 4, दैट्स इट। क्लियर है सभी को? क्यों दिशा उल्टी हो गई? क्यों मतलब तुम्हें दिखा रहा हूं यार कि बाहर डिवीजन होगा तो पॉइंट बाहर होगा बेटा। अब पॉइंट वे अगर बाहर हो गया तो दिशा उल्टा नहीं हो गया।
क्यों? पहले तुम Q से R आ रहे थे तो इधर की तरफ आ रहे थे, अब तुम Q से R बाहर की तरफ जा रहे हो, क्योंकि ये तुम्हारा P है पॉइंट, ये Q है, डिवीजन एक्सटर्नल है मतलब पॉइंट बाहर है, मतलब पॉइंट बाहर है ना। एग्जाम में दिया रहेगा कि हाँ बिल्कुल देगा, नहीं देगा तो कैसे करोगे आप? इंटरनल मानोगे या एक्सटर्नल? तो वो बोलेगा आपको कि डिवीजन जो है इंटरनल है या एक्सटर्नल है, ये आपको प्रश्न में मेंशन किया जाएगा, इसकी कोई दिक्कत आपको है नहीं। कोऑर्डिनेट बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है, इतना शानदार सब्जेक्ट है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। इफ यू रियली वांट टू विजुलाइज दिस पर्टिकुलर केस, तो जैसे आप कहोगे, अब जैसे जो लोग थोड़ा विजुलाइज करेंगे उनके लिए थोड़ा सिगुफा छोड़ते हैं। हाँ, गलत कैसे बता रहे हो बेटा, सुनो मेरी बात को प्लीज। लोग कहेंगे -23 -4 तो इसलिए गलत है क्योंकि ये जो पॉइंट है ना -3, देखा ना, वो ऐसा कहेंगे, देखो -3 है, यहाँ पर -3,4 है, ये 7,8 है। अब ये पॉइंट जो भी आएगा उसका कोऑर्डिनेट तो 7 से बड़ा होना चाहिए पॉजिटिव में, है ना, राइट? 7 से बड़ा होना चाहिए और वो वैल्यू तो 8 से बड़ी आनी चाहिए, जैसा माहौल दिख रहा है। माहौल तो ऐसा ही दिख रहा है ना कि एक वैल्यू यहां पर है, एक वैल्यू यहां पर है, तो एक वैल्यू कहीं आगे होगी ऐसे। बट ध्यान से देखो, जो ये m तुमने बनाया है ये बड़ा बनाया है कि नहीं बनाया है, और n तुमने बनाया है वो छोटा बनाया है या नहीं बनाया। तो ये डायग्राम जो तुमने बनाया है, इस डायग्राम में तो m n से बड़ा है, पर जो डेटा मैंने दिया उसमें m n से छोटा है। इसका मतलब ये पॉइंट इधर है, ये पॉइंट इधर है, इसलिए ये और निगेटिव आया और ये वैल्यू भी और डिक्रीज हुई। तो कोऑर्डिनेट में आप एक चीज लेके सॉल्व कर लो, और सॉल्व करने के बाद जब आप वैल्यूज डालोगे तो वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा। तो तुम इसकी चिंता मत करो कि ये पॉइंट आगे है, हमने m को 2 बोला है, इसको 3 बोला है, तो ये इस दिशा में हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर इस दिशा में होगा तो m तुम्हारा बड़ा होना चाहिए था, n तुम्हारा छोटा होना चाहिए था। लेकिन चूंकि डेटा के हिसाब से m छोटा है n बड़ा है, तो ये पॉइंट इधर होगा, और इसलिए वैल्यू इस तरह से आई है कि वो उधर एडजस्ट हो गया। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम इसमें बहुत डीप जाओ, नहीं जाना है मत जाओ, बट एटलीस्ट कम से कम फॉर्मूला ठीक से याद रखो ताकि वैल्यू उसमें डाल दो बस। ओके, क्लियर? समझ में आया कि नहीं? ऑल राइट, mx2 - nx1 अपॉन m - n, my2 माइनस, फॉर्मूला याद रखो, एक्सटर्नल का फॉर्मूला वही है, आपको 2 और -3 डालना है, 2 और 3 डालना है, हो जाएगा उत्तर। mn नहीं दिया हो, mn नहीं दिया होगा तो कैसे पॉइंट वन निकालोगे यार? m और n देगा नहीं तो पॉइंट कैसे निकालोगे फिर? तो mn नहीं देगा तो mn निकलवा सकता है तुमसे। नहीं नहीं, ये 2:3 गलत नहीं है, 2:3 का मतलब पॉइंट इस साइड है, तो तुम वैल्यू डालो उस फॉर्मूले में, वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा, चिंता मत करो उसकी। ओके, बट फॉर्मूलेज आर क्वाइट रिलेटेड, तो उनको रटना इतना मुश्किल नहीं है। एक याद रखोगे अगला आ जाएगा, अगला याद रखोगे। अब देखो, यही से मिड पॉइंट फॉर्मूला बन सकता है, अगर m और n बराबर कर दो तो क्या होगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। रखो, x1 + x2/2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक, पहला वाला। तो सेक्शन फॉर्मूला आपने देख लिया। अब हम लोग थोड़ा पॉइंट से आगे बढ़ते हैं, पॉइंट का खेल काफी हो गया, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे अब लाइन की। ठीक है, साइन ने कोई दिक्कत नहीं करी है, एक बार अगर समझ जाओगे ना तमीज से, साइन ने कोई दिक्कत नहीं करी है। साइन का बहुत क्लियर फंडा है, एक्सटर्नल डिवीजन है तो एक को नेगेटिव ले लो, बस खत्म। यहां पर n को मैंने नेगेटिव कर दिया, अब आप एक की वैल्यू 2 डालो, एक की वैल्यू 3 डालो, परेशानी क्या है? एक की वैल्यू 2 हो गई, एक की वैल्यू 3 हो गई, खत्म। इसलिए अलग से फॉर्मूला लिखवा दिया, एक्सटर्नल डिवीजन अगर 2:3 में तो यहाँ 2 या 3 डालो, माइनस साइन पहले लगा दिया मैंने। साइन को कैसे पकड़े, पकड़ना नहीं है, मैंने साइन को एडजस्ट करके यहां पर रख दिया ना, वैल्यू आपकी रख दिया। ठीक है, साइन को कोई कह रहा है कैसे पकड़े, ना पकड़ो, यहां पर मैंने माइनस साइन लग दिया एक्सटर्नल डिवीजन में, आप बस m और n की वैल्यू रखो। 2:3 है तो 2 और 3 रखो। ओके, समझ में आया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। m और n कैसे निकालेंगे? अरे भाई, जब m और n नहीं देगा तो r का कोऑर्डिनेट देगा, और r का कोऑर्डिनेट देगा तो m और n का रेशियो निकल जाएगा, वो भी आ जाएगा, उसमें क्या है, आपको सवाल करवाऊंगा, परेशान मत हो। ठीक है,
अब लाइन पे आते हैं, पॉइंट से बाहर निकल के लाइन पे आते हैं। अच्छा एक बात बताओ मुझे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने एक पॉइंट आपको यहां पर दिया, ये पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, लेट अस से पॉइंट है 1,2, डजंट मैटर। अब इस पॉइंट से कितनी रेखाएं बन सकती हैं? ठीक है, कितनी लाइंस इस पॉइंट से बना सकते हो आप? एक या दो? कि इस पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइंस हो सकती हैं? बताओ, जल्दी बताओ। कुछ लोग कह रहे हैं इनफाइनाइट। एक पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइंस हो सकती हैं? इनफाइनाइट। क्यों? आप देख लो, एक लाइन बना दिया मैंने, दूसरी लाइन बना दिया, तीसरी लाइन बना दूं, चौथी लाइन बना दूं, ऐसे करके आप एक्चुअल में इनफाइनाइट लाइंस बना सकते हैं। तो अगर एक ही पॉइंट दिया है तो एक पॉइंट से पास होने वाली इनफाइनाइट लाइंस हो सकती है। ठीक, अब अगला आते हैं। एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, अगर मुझे दो पॉइंट्स दिए हों तो अगर मुझे दो पॉइंट्स दिए हो तो कितनी लाइंस हो सकती हैं? है, बनाने की कोशिश करो, बनाने की कोशिश करो जरा। तो जरा एक लाइन ऐसे खींचते हैं, ऐसे एक लाइन तो बन गई। क्या कोई और लाइन भी होगी? नहीं, ओनली वन लाइन फ्रॉम टू पॉइंट्स, क्योंकि अब कोई स्कोप नहीं है। कोई और लाइन बनाओगे तो वो यहां से पास नहीं होगी। एक्चुअली में ये मत सोचना, कुछ लोग कहेंगे सर अभी देखो बना के दिखाता हूं, कहेंगे ऐसा ही कैसे बोल दिए कि एक ही बनेगा, ये देखो, कहेंगे ये देखो देखो देखो, आपके पॉइंट से छू के निकल तो रहा है। कौन है ऐसा महानुभाव? है, कहेगा देखो देखो यहां से छूता हुआ निकल गया, ये देखो दूसरी लाइन बन गई। ऐसे ही एक और बनाएंगे, छूता हुआ निकलेगा, तो ऐसा हम भी बहुत सारी बना सकते हैं। कौन है वो? है, देखो बेटा अब एक बात बताते हैं तुमको, ध्यान सुन लेना इस बात को। पॉइंट जो होता है ना, पॉइंट, इसकी कोई विड्थ नहीं होती है। पॉइंट को डिनोट करने के लिए हम ऐसा बनाते हैं ताकि उसकी विड्थ दिखे थोड़ी सी, वरना तुम जान कैसे पाओगे पॉइंट कहां है? पॉइंट की कोई विड्थ नहीं होती है। तो ये मत सोचो इतना मोटा बना है तो इसमें ढेर सारी लाइन छू छू के निकालते रहो। पॉइंट की कोई विड्थ होती नहीं है, वो तो जबरदस्ती ऐसे लिखते हैं ताकि तुम्हें दिखे, ताकि वरना तुम जान नहीं पाओगे पॉइंट कहां है। वरना पॉइंट की कोई विड्थ नहीं होती है, इसको ऐसे बनाना गलत है, इट्स जस्ट ए नोटेशन। तो पॉइंट हैज नो विड्थ, तो वहां विड्थ नहीं, तो वहां इनफाइनाइट लाइन पास नहीं हो सकती है। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू पॉइंट्स, ओनली वन लाइन। ठीक है, देयरफॉर यू नीड टू नो कि अगर दो पॉइंट्स गिवन है तो ओनली वन लाइन पॉसिबल। इसका सिंपल सा ये मतलब हो गया कि तुम हमें दो पॉइंट दे दो, लाइन फिक्स। दो पॉइंट है तो लाइन फिक्स हो गया। एक पॉइंट पे तो बहुत सारी लाइंस बनेंगी, इनफाइनाइट लाइंस बनेंगी। तीसरा पॉइंट आते हैं, अगर मैं कहूं 3 पॉइंट्स गिवन, तो क्या होगा? कितनी लाइंस होंगी 3 पॉइंट से पास होने वाली? अगर मुझे 3 पॉइंट्स दिए जाएं तो 3 पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइंस हो सकती हैं? 3 पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइंस हो सकती हैं? बहुत सारी संभावना है। आप कहोगे कि इसको हम ऐसे जनरलाइज नहीं करें, क्योंकि एक पॉइंट मैंने मान लिया ये ले लिया और एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, दो पॉइंट पहले बना लेते हैं। तो आपने अभी देखा कि भाई दो पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइंस हैं? आपने कहा दो पॉइंट से पास होने वाली मेरी एक लाइन है।
राइट, लाइक दिस। अब तीसरा पॉइंट अगर इसी लाइन पे आ गया तो एक ही लाइन होगी, लेकिन अगर तीसरा पॉइंट मान लिया यहां पर है, ये थर्ड पॉइंट यहां भी हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, और एक हो सकता है कि नहीं मेरा एक पॉइंट यहां हो, एक पॉइंट यहां हो और एक पॉइंट यहां पर हो। तो जब ये वाली संभावना बनेगी तब तो आप कहोगे देखो ये ऐसे पास हो गया, यहां पर एक लाइन हमारी यहां बनती हुई दिख रही है मुझे, एक लाइन मुझे यहां, हर दो दो से एक लाइन बन रही है, राइट। तो जब 3 पॉइंट्स गिवन होंगे तो हमारी देखो यहां 3 लाइंस बन गई दो दो से, और यहां पर एक ही लाइन बनी, तो यहां पर कोई कंक्रीट नहीं है, कोई कंक्रीट नहीं है, हो सकता है एक लाइन मिले और हो सकता है 3 लाइंस मिले हमें, इस तरह का सिचुएशन हो, ठीक है। बट जो नेसेसरी कंडीशंस है फॉर ए गिवन लाइन, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर लाइन की बात कर रहे हैं, उसके लिए हमें सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए। अगर आप 2 पॉइंट फिक्स कर दो हमारा ट्राइंगल फिक्स हो गया, ठीक है। बट यही केवल सिचुएशन नहीं है, ध्यान से देखना, फिक्स लाइन की सिर्फ यही सिचुएशन नहीं है, देयर कैन बी मेनी अदर वेज कि हमें एक फिक्स्ड लाइन मिलेगी। फिक्स लाइन का मतलब एक पर्टिकुलर लाइन, यहां पर हमें वो पर्टिकुलर लाइन नहीं मिल रही है, यहां पर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि बहुत सारी लाइंस मिल रही हैं। तो अब मैं फिक्स लाइन की बहुत सारी सिचुएशंस आपको दिखाने जा रहा हूं। एक तो हमें अभी क्लियर हो गया फिक्स लाइन की एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कि 2 पॉइंट्स गिवन हो अगर, तो हमें कोई शंका नहीं है। ये पहला तरीका हो गया लाइन को फिक्स करने का, ठीक है। दूसरा तरीका मैं लाइन को फिक्स करने का बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे कोई लाइन अगर मैं आपको दे दूं और मैं कहूं ये पॉइंट है मेरा और इस पॉइंट से मेरी लाइन पास हो रही है, तो आप कहोगे ये भी हो सकती है, ये भी लाइन हो सकती है ना, ये भी लाइन हो सकती है। अब इसको फिक्स करने का क्या तरीका है आप बताओ। आप कहोगे एक वेरिएबल और भी है कि ये वाली लाइन जो एंगल यहां से बना रही है, लेट से मान लिया 30 डिग्री बना रही है, ये वाली एंगल मान लिया बना रही है 80 डिग्री, ये वाली लाइन जो है वो मान लिया एंगल बना रही है 120 डिग्री। तो अगर मैं इस एंगल को भी फिक्स कर दूं तो क्या लाइन फिक्स हो जाएगी? yes. मतलब मैं एक पॉइंट दे दूं और वो एंगल भी बता दूं कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो भी लाइन फिक्स हो जाएगी। तो यहां पर आप लिखो कि दूसरा भी एक तरीका है लाइन को फिक्स करने का कि 1 पॉइंट दे दो एंड एंगल फ्रॉम एक्सिस। अभी मैं इसको एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस जानबूझ के लिखूंगा क्योंकि इसके लिए एक डेफिनेट टर्म है, लाइन फिक्स हो गई आपकी, राइट, हो गई। दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका देखते हैं कैसे लाइन को आप फिक्स कर सकते हो। आप मुझे एक बात बताओ, एक पॉइंट तो पहले चाहिए ही हर लाइन के लिए, राइट। हम ऐसे देखते हैं कि ये लाइन मेरी मान लिया फिक्स हो गई ऐसे। अब ये दूरी और ये दूरी अगर मैं आपको बता दूं विद साइन, तो क्या लाइन फिक्स हो गई? तो इसको हम बोलते हैं, इस दूरी को एक्स इंटरसेप्ट, इसको हम बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, इसको हम डिनोट करते हैं ए से, और इसको हम बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? वाई इंटरसेप्ट, इसको हम डिनोट करते हैं बी से। तो अगर किसी पर्टिकुलर लाइन की आप बात कर रहे हो और मुझे एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होता है लाइन एक्स एक्सिस को ओरिजिन से कितनी दूर पर काट रही है, विथ साइन। अगर +4 है मतलब 4 की दूरी पे काट रही है, और 5 की दूरी पर है तो इसको हम बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट। अंताखंड बोलते हैं इसको, जहां तक मुझे याद है, अंताखंड हिंदी में, एक्स अंताखंड और वाई अंताखंड। अगर ये पता हो मुझे तो भी हम लाइन को फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि इसका साइन होता है, पॉजिटिव है तो प्लस, निगेटिव है तो माइनस। ओके, ये हो गया। एनी अदर वे, कोई और तरीका? तो देखो, आप कहोगे अगर मुझे ये लाइन का एंगल बता दो कि कितने एंगल पर है और वाई इंटरसेप्ट बता दो, तो भी मैं लाइन को फिक्स कर सकता हूं। तो मैं लिख रहा हूं चौथा, एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई इंटरसेप्ट। अगर मैं
एंगल बता दूं एक्स एक्सिस से क्या है और वाई इंटरसेप्ट बता दूं तो भी लाइन फिक्स हो जाएगी। दूसरा, आप ये लिख ही चुके हो कि एक पॉइंट दिया हो और एंगल फ्रॉम वाई एक्सिस दिया हो। तो ये कुछ तरीके हैं एक पर्टिकुलर लाइन को फिक्स करने के। और भी तरीके हैं, मैं एक पांचवा तरीका आपको लिख के दिखा रहा हूं, ये काफी इंटरेस्टिंग है। कि लेटर से मुझे एक लाइन दी हो, मुझे एक लाइन दी हो, ऐसे कोई भी लाइन हो इस तरह की, और इस लाइन की कोई भी इक्वेशन मुझे दी हो। अब मैं बोलूं कि मुझे इसके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, तो अगर मुझे इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है तो क्या उस लाइंस में एक लिमिटेशन हो गई कि एक्स एक्सिस से एंगल फिक्स कर दिया आपने, क्योंकि अगर इसका एक्स एक्सिस से एंगल थीटा है तो इसका भी एक्स एक्सिस से एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा। तो जब आप बोलते हो कि मेरी एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है तो आप उसका एंगल फिक्स कर दे रहे हो। अब आपको क्या चाहिए, फिर एक पॉइंट और चाहिए। अब मैं ये बता दूं कि एक लाइन है जो इसके पैरेलल है, तो पैरेलल देखो बहुत सारी लाइंस होंगी, ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी। लेकिन अगर मैं ये बता दूं कि ये पैरेलल वाली लाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है 1,2 से, आपकी लाइन फिक्स हो गई। तो एक लाइन जो दूसरे लाइन के पैरेलल है और एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है, वो भी लाइन फिक्स हो गई। ठीक है। छठवां है, एक लाइन आपको दी है, मैंने बोला कि इसके परपेंडिकुलर मेरी लाइन है, तो इसके परपेंडिकुलर कितनी लाइंस होंगी, ढेरों लाइंस होंगी। एक लाइन गिवन है, उसके परपेंडिकुलर ढेरों लाइंस होंगी। बट उसके परपेंडिकुलर लाइन में मैं आपको बता दूं कि मेरे को एक वो लाइन चाहिए जो P3,4 से पास हो रही हो। तो परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब फिर से आपने एंगल फिक्स कर दिया। भाई ये लाइन है, इसकी एक्स एक्सिस से एक पर्टिकुलर एंगल होगा, लेट अस से ये वाली लाइन एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है। अब अगर आप इसके परपेंडिकुलर लाइंस ले रहे हो तो उसका भी एंगल क्या है, एक्स एक्सिस से फिक्स हो गया। तो अगर एक्स एक्सिस से एंगल इसका फिक्स हो चुका है तो मुझे अब क्या चाहिए, वो एक पॉइंट जिससे ये पास हो रही हो। तो एक गिवन लाइन हो, उसके परपेंडिकुलर एक लाइन हो जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही हो। एक गिवन लाइन हो, उसके पैरेलल लाइन हो जो एक पर्टिकुलर एंगल से पास हो रही हो। एंड दीज थिंग्स, ये लाइंस को फिक्स कर देंगे। अब हमें क्या चाहिए होगा, फिक्स लाइंस की इक्वेशंस। ओके, कि भाई लाइन की इक्वेशन हम कैसे निकालें, हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो इट्स नॉट डिफिकल्ट। इसके पहले दो चीजें हमें समझने की जरूरत है, और वो ये है कि जो एंगल हम बोल रहे हैं, एंगल शब्द, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इसका एक स्पेशल नाम है, तो ये नाम है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्लोप और हिंदी में बोलते हैं प्रवणता। इसको हम डिनोट करते हैं, देखो स्लोप और प्रवणता जो होती है आपकी, इसको हम डिनोट करते हैं एम से, डिनोटेड बाई एम। एम क्या होता है, प्रवणता होता है, और एम की वैल्यू होती है tan थीटा। बहुत ध्यान से देखना, एम की वैल्यू होती है tan थीटा। अभी थीटा को मेजर, देखो कोऑर्डिनेट में सबसे जरूरी चीज आपको समझना है कि थीटा का मेजरमेंट कोऑर्डिनेट में क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, बहुत फर्क करता है। बहुत ध्यान से देखिएगा क्या मतलब है थीटा का, समझते हैं। जैसे एक लाइन मेरे पास है, लेट्स से ऐसी, ठीक, ये लाइन है मान लिया लेट्स से। तो थीटा कैसे डिफाइन किया गया है, इसको आपको समझना है। थीटा हमेशा डिफाइन किया गया है कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज जानते हो, घड़ी की सुइयां जैसे चलती हैं उसका उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, और इसको हम मेजर करेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। मतलब एक लाइन आपने बनाई तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे तो थीटा हमारा पॉजिटिव काउंट होगा। ठीक, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर आपने किसी लाइन का थीटा क्लॉकवाइज मेजर किया तो क्लॉकवाइज मेजरमेंट में थीटा को हम नेगेटिव बोलेंगे। मतलब मैं समझा रहा हूं, जैसे मैंने एक लाइन बनाई, ये थीटा बराबर मान लिया 30 डिग्री है, राइट, क्या है, थीटा बराबर 30 डिग्री है। तो थीटा अगर 30 डिग्री हमने ऐसे मेजर किया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये मेजरमेंट 30 डिग्री आया, तो हम थीटा को +30 बोलेंगे।
और अगर हम थीटा को +30 बोलेंगे तो हम कहेंगे हमारा जो स्लोप है यानी प्रवणता है वो tan 30 के बराबर है, यानी ये वैल्यू मेरी 1/√3 के बराबर है। m की वैल्यू क्या है? 1/√3 के बराबर है। दूसरा एग्जांपल लो कि मान लिया मेरी लाइन ऐसी है और मेरा लाइन इस प्रकार से मैंने बनाया, हमने थीटा को ऐसे मेजर किया जो कि क्लॉकवाइज है। ये डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो गया। यहां पर जो हमने डायरेक्शन लिया ध्यान से देखो, ये डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज में थीटा को पॉजिटिव ले रहे हैं, यहां क्लॉकवाइज मेजरमेंट लिया, थीटा को हमने क्या लिया? नेगेटिव लिया। और नेगेटिव में आप कहोगे ये वैल्यू मान लिया 30 डिग्री आती है, तो यहां पर हम थीटा को क्या बोलेंगे? -30 डिग्री बोलेंगे। माइनस इसलिए लिया क्योंकि हम अब क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो यहां से जो m निकलेगा m डैश, ये होगा tan ऑफ -30 डिग्री, और tan ऑफ -30 क्या होता है? -1/√3 होता है। क्या आपको ध्यान रहेगा कि कैसे थीटा को हम मेजर करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव में? एंगल नेगेटिव नहीं होता है प्रिंस बाबू, एंगल नेगेटिव अभी भी नहीं है। थीटा अभी भी पॉजिटिव 30 डिग्री है, लेकिन उसके बाहर एक माइनस साइन लगा रहे हैं क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, और कोऑर्डिनेट में डायरेक्शन के हिसाब से प्लस और माइनस लगता है। जब आप लिखते हो एक्स कोऑर्डिनेट मेरा 5 है और -5 है, तो क्या फर्क होता है? दूरी नेगेटिव नहीं है, दिशा के लिए नेगेटिव या पॉजिटिव लगता है, डायरेक्शन। समझ में आया कि नहीं? इट्स ए नोटेशन कि थीटा तो 30 डिग्री है भैया, -30 कहां से नापोगे? लेकिन क्लॉकवाइज जा रहे हो तो उसमें माइनस का साइन लगाओगे ना, पता कैसे चलेगा किधर जाने का? 30 कंफ्यूज जाओगे। तुमको हमने एक मैप दिया और मैंने कहा ये लो, ये पूरा शहर है और ये XY प्लेन की तरह शहर है, तुम थीटा बराबर 30 डिग्री पे चले जाना इस पर्टिकुलर पॉइंट से, तो तुम वहां पहुंच जाओगे अपनी गर्लफ्रेंड के घर। मैंने कहा कि तुम देखो इस चौराहे पे खड़े हो जाओ और इस चौराहे से थीटा बराबर 30 डिग्री पे इधर निकल जाना, तो 5 किलोमीटर जाओगे तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पापा मिलेंगे, बट उनको देखना मत, थोड़ा और आगे बढ़ना तो यहां उनका घर है, और यहां लेट से 8 किलोमीटर पे तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, उसका घर है। अब तुम जाओगे और तुम कहोगे अब थीटा 30 इधर भी है, थीटा 30 इधर भी है, किधर को जाए? तो कोऑर्डिनेट बहुत बढ़िया चीजों को डिफाइन करता है, उसको पता है कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए जब कहता है जब हम थीटा को 30 डिग्री बोलेंगे तो इधर जाना है, और जब थीटा को तुम -30 डिग्री बोलेंगे तो तेरे को इधर जाना है। बस सिंपल, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। दिस इज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये कैसे पता चलेगा क्लॉकवाइज लेना है या एंटी क्लॉकवाइज लेना है? कैसे पता चलेगा मतलब क्या है? तुम कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम यहां अगर तुम्हारा नोटेशन से ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे तुमने कहा हम इसको एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, लो एंटी क्लॉकवाइज। कितना लोगे? इतना लेना पड़ेगा। यस, ये कितना होगा आपका? 150 डिग्री होगा। 150 को नेगेटिव लिखोगे, जरा निकालो, tan ऑफ -150 डिग्री, सेम वैल्यू आएगी 1/√3। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ले लो। ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इसको इधर से मेजर कर रहे हो -150, इधर लिया क्लॉकवाइज, -150 डालो, tan -150 1/√3 नहीं होता है, तो यू विल नॉट गेट रॉन्ग आंसर, यू विल गेट राइट आंसर ओनली। कैसे भी मेजर करो, नोटेशन सही रखना है तुमको बस। आगे बढ़े। अब जरा देखते हैं कि आखिर m को tan थीटा क्यों बोला गया, क्या कारण था कि m को tan थीटा बोल दिया गया? tan थीटा क्यों बोला गया, इसका भी लॉजिक है, ध्यान से देखो। और यहां से एक दूसरा फॉर्मूला आपको मिलेगा जो काफी काम का है। यहां मैंने कहा मेरे पास एक पॉइंट है भाई, लाइन अगर है तो लाइन के लिए 2 पॉइंट चाहिए कम से कम। एक पॉइंट x1, y1 हो गया, और एक पॉइंट मैंने बोल दिया मान लिया x2, y2 हो गया। बहुत ध्यान से देखना, ये सब चीजें आपको पहले से पता है कि अगर हम इस दूरी की बात करें तो ये दूरी क्या होता है? x2 - x1 होता है, देख चुके हो ना। ये दूरी क्या होता है? ये दूरी y2 - y1 होता है, ये भी तुम देख चुके हो। इस एंगल को हम पता है कि ये अगर मेरी लाइन है, ये लाइन है पूरी, दिस इज अ लाइन, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंगल क्या होगा? उसी के पैरेलल ये लाइन है थीटा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंगल हो गया थीटा। अब यहां से अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया मैं इस ट्राइंगल में tan थीटा निकालना चाहता हूं, तो क्या आएगा? y2 - y1 बटे x2 - x1 आएगा कि नहीं आएगा? यस, tan थीटा। तो ये जो tan थीटा है ये क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बना थीटा, उसी का tan है। इसी tan थीटा को उन्होंने m बोल दिया था।
क्योंकि tan थीटा एक ट्राइंगल से निकल रहा है ना, एक सिंपल सा फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो उसी tan थीटा को m बोल के इसको स्लोप या प्रवणता बोल दिया गया। तो ये फॉर्मूला तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर दो पॉइंट मुझे दिए हो तो जो स्लोप है वो ऐसे निकल जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करने से। ठीक है, स्लोप निकल जाएगा। पर स्लोप निकलने से तुम्हारी लाइन नहीं निकल गई, लाइन निकालने के लिए थोड़ा और मेहनत करेंगे। बट अगर मैं आपको एक पॉइंट दूं P जो कि है 4,3 और एक लाइन आपको दूं Q जो कि है -4,4 और मैं कहूं मुझे स्लोप चाहिए इस लाइन का, तो स्लोप निकालने के लिए क्या करोगे, m लिखोगे, y2 माइनस y1 बनेगा 4 माइनस 3 बटे x2 माइनस x1, -4 -4, ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1/8 माइनस में। तो इसका जो स्लोप है यानी प्रवणता है वो क्या है, -1/8 है। ओके, समझ में आएगी नहीं? यस, दैट्स व्हाट द वैल्यू इज। m की वैल्यू -1/8 हो गई। कम से कम आप प्रवणता यानी स्लोप निकालना शुरू कर दोगे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग एंड सी वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि एक मेरे पास लाइन है, बहुत ध्यान से देखना, एक मेरे पास लाइन है ऐसी, एक लाइन है ऐसी, और मैं आपको बोल रहा हूं कि दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। पैरेलल लाइंस में क्या क्या एक चीज है जो सेम होगी, आप कहोगे ये जो एक्स एक्सिस से एंगल होगा इन दोनों का बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन ट्रांसवर्सल है और फिर आप कहते हो ये दोनों कोण जो है संगत कोण होते हैं। संगत कोण को क्या हिंदी में बोलते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जब ये थीटा बराबर होगा तो क्या tan थीटा बराबर होगा? तो क्या पैरेलल लाइंस में कौन सी चीज सेम हो गई? आप कहोगे पैरेलल लाइंस अगर हैं, पैरेलल लाइंस अगर हैं, स्लोप यानी प्रवणता m का मान समान होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। द m विल बी सेम इन टू पैरेलल लाइंस, स्लोप बराबर होंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो मैं अब लिखने जा रहा हूं, अभी इसका प्रूफ अभी नहीं दूंगा, कि परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का गुणनफल का प्रोडक्ट -1 होता है। ये कैसे आएगा बाद में देखेंगे, अभी बस लिख लो। जैसे मैंने कहा एक लाइन मेरे पास ऐसी है, ठीक है, और एक लाइन ऐसी है जो परपेंडिकुलर है। इसका स्लोप मैंने बोला कि मान लिया m1 है और इसका स्लोप मैंने बोला m2 है। सो m1 m2 जो होगा प्रोडक्ट, ये -1 के बराबर होगा। इसको भी ध्यान रखना आपको। यहां अगर एक लाइन का स्लोप m1 है और यहां एक स्लोप आपका m2 है, तो m1 और m2 क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। यहां -1। इसका प्रूफ मैं आपको आगे दूंगा कैसे होता है। ओके, समझ में आएगी नहीं? yes. कितने लोगों की बड़ी बात समझ में आ रही है? थोड़ा थोड़ा करके भी समझ में आ रहा है, मतलब आ रहा है कुछ कुछ करके। ओके, अब देखो, जो भी आपकी लाइन होती है यानी रेखा होती है, इसकी एक जनरल इक्वेशन होती है, और वो जनरल इक्वेशन क्या होती है मैं आपको बता रहा हूं। लाइंस की जनरल इक्वेशन होती है आपकी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। एक लीनियर इक्वेशन जो होती है x और y में, ये कोऑर्डिनेट में एक लाइन की तरह प्लॉट होती है। एक लीनियर इक्वेशन जो होती है x और y में, वो जब आप प्लॉट करोगे तो वो एक लाइन बनती है, ठीक है। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। जरा इसको प्लॉट करते हैं और देखते हैं कैसे दिखेगी। तो एक चीज का बहुत विशेष ख्याल आपको रखना है, कभी भी एक्स वाई प्लेन में
अगर मुझे मान लिया निकालना हो कि ये लाइन एक्स एक्सिस पे कहां होगी, कहां कट करेगी, तो एक्स एक्सिस पे आपको पता है क्या होता है, ये ध्यान रखना है आपको कि एक्स एक्सिस पर मैं लिख रहा हूं, एक्स एक्सिस पर कहीं भी चले जाओ तुम, ये जो वाई कोऑर्डिनेट है वो जीरो होता है, वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्स एक्सिस पे देखो कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो है, वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहां कुछ होगी नहीं, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पर ही लगातार आप चल रहे हो। तो अगर मैं यहां पर y की वैल्यू को जीरो रख दूं तो मुझे x कोऑर्डिनेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यस, y को जीरो रख दो तो यहां से आपको मिलेगा ax प्लस सी बराबर जीरो। क्या x की वैल्यू आपको मिल रही है माइनस सी अपॉन ए, यस, बस लिख दो। तो अब ये टेंशन मत लो कि माइनस आया तो इधर होगा, नहीं, अभी इधर उधर के चक्कर में पड़ो ही मत। c की वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है अभी कुछ पता ही नहीं है, कांस्टेंट है, तो मैं इसी पॉइंट को बोल रहा हूं कि ये वैल्यू हो गई माइनस सी बाई ए कॉमा जीरो। क्या हो गई, माइनस सी बाई ए कॉमा जीरो। अच्छा ऐसे देखो y एक्सिस पर क्या होगा, आप कहोगे y एक्सिस पर कहीं भी जाओ x कोऑर्डिनेट जीरो होगा। ये पॉइंट बहुत जरूरी है जो लिख रहा हूं मैं, x कोऑर्डिनेट जीरो होगा, तो आप कहोगे x कोऑर्डिनेट को जीरो कर लेते हैं। तो यहां पर जब मैं x को जीरो रखूंगा ताकि मुझे y कोऑर्डिनेट मिल जाए, x को जब मैं जीरो रखूंगा तो मतलब मैं बात कर रहा हूं कि ये जो लाइन है वो इसको कहां कट करेगी, फिर मैं वो लाइन बनाऊंगा आपके लिए। तो x को जैसे ही आप जीरो रखोगे आपको मिलेगा बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस सी बटे बी। तो यहां पर एक पॉइंट मिलेगा वो होगा जीरो कॉमा माइनस सी बटा बी, होगा कि नहीं होगा, यस। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा ये ऐसे, तो मुझे क्या मिलने वाली है, लाइन मिलने वाली है। ये वही लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, क्योंकि मैंने दो पॉइंट निकाल लिए। दो पॉइंट मैंने जब निकाल लिए सर, एक मिनट, थोड़ा सा इसको सही से कर देता हूं ताकि आपको दिखे। तो मैंने किसी भी लाइन को अगर आपको बनाना हो तो ये बात का ध्यान रखना, विशेष ख्याल रखना कि कभी भी किसी लाइन को अगर आपको बनाना है तो आप एक काम बस करो कि उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कट करने वाले बिंदुओं को निकाल लो, और अगर वो पॉइंट्स तुमने निकाल लिए तो आपको मिल जाएगा कि भाई वो लाइन जो है कैसे है, किस तरीके से। अब आप कहोगे यार मेरे को अगर दो पॉइंट पता चल चुके हैं तो क्या मैं इसका स्लोप निकाल सकता हूं, यस, स्लोप निकालते हैं इसका m। तो स्लोप आपका होगा, इस पॉइंट को मैं बोलता हूं कि मान लेते हैं ये पॉइंट है मेरे लिए x1 कॉमा y1 टाइप का एक पॉइंट, और ये पॉइंट है मेरे लिए x2 कॉमा y2 टाइप का। स्लोप निकालें, आप कहोगे y2 माइनस y1, ये तो y1 जीरो हो गया, तो y2 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस सी बाई बी माइनस जीरो बटे x2 माइनस x1। x2 आपका क्या है, जीरो माइनस माइनस ऑफ सी अपॉन ए। तो ये वैल्यू जरा बताओ कितनी आ रही है m की वैल्यू, ये m की वैल्यू आपकी आई माइनस माइनस प्लस हुआ, एक माइनस रहेगा, माइनस ऑफ a अपॉन बी। क्या आया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन मैंने आपके सामने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि लाइन की एक जनरल इक्वेशन से आपने निकाला कि प्रवणता की वैल्यू क्या होगी, माइनस ए अपॉन बी। इसका क्या मतलब हुआ, ये माइनस ए अपॉन बी है, ए जो है एक्स का कॉफिशिएंट है और वाई क्या है, बी क्या है, वाई का कॉफिशिएंट है। तो इसका यह मतलब हुआ सर, इसका यह मतलब हुआ कि अगर मेरे पास एक लाइन की इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिखा हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, तो मैं कह सकता हूं कि इसका जो स्लोप है जो कि m के बराबर है वो है माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x बटे कोएफिशिएंट ऑफ y। सीधा बता सकता हूं मैं कि स्लोप क्या है, ए माइनस बी अपॉन ए, माइनस ए अपॉन बी आया है, माइनस बी अपॉन ए मत बोलो, ठीक है। इसका मतलब मैं आपको एक लाइन की इक्वेशन दूं 3x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0, और मैं कहूं मुझे इसका स्लोप चाहिए, तो आप कहोगे माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, कुछ लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का माइनस बी अपॉन ए लगाए पड़े हैं, क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ रहा हूं तुम, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y।
तो ये वैल्यू हो गई -3/4। जनरल इक्वेशन लाइन की दी हो तो आप स्लोप निकाल सकते हैं। मैंने कहा मेरे पास एक लाइन की इक्वेशन है √3x प्लस 3x 3y -4 इक्वल्स टू 0। मुझे इसका स्लोप चाहिए, तो आपको इसका स्लोप होगा -√3/3 -1/√3। इफ इंटरेस्टेड तो आप थीटा निकाल सकते हो, थीटा -30 डिग्री दिख जाएगा आपको, यानी जो आपकी लाइन होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी, ये वाली, राइट। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन। उसके बाद हमने सीखा स्लोप। उसके बाद हमने सीखा एक लाइन को फिक्स कैसे करेंगे। हमने देखा एक जनरल इक्वेशन में लाइन को कैसे हम लाइन की इक्वेशन से कैसे हम स्लोप निकाल सकते हैं, क्योंकि पूछ सकता है एक लाइन की इक्वेशन देके बताओ इसकी स्लोप कितनी। हमने देखा कि दो पैरेलल लाइंस के स्लोप बराबर होंगे। हमने ये भी देखा कि दो परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। उसका प्रूफ हम आगे चल के देखेंगे, उसकी आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ऑलराइट, ऑलराइट, समझ में आ रहा है सभी को? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? सही, यस, क्लियर है? हाँ जी, चलो एक पॉइंट और, उसके बाद आज की क्लास में क्लोज करूंगा और कल हम इस डिस्कशन को, लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। बट अभी एक चीज समझो, जब आपने स्लोप समझ लिया है तो स्लोप के साथ मैं आपको एक चीज और समझा सकता हूं बहुत ही आसानी से। एक लाइन है, मान लेते हैं θ1 एंगल बना रही है, ये लाइन θ1 एंगल बना रही है, कहां से? एक्स एक्सेस से, ठीक है। एक्स एक्सेस से इस लाइन ने क्या बनाया? θ1 एंगल बनाया हुआ है। एक और लाइन है मेरी जो एक्स एक्सेस से ही θ2 एंगल बना रही है, यस। अब जरा देखो, ये लाइन जहां मिलेंगी ये आपस में कुछ एंगल बना रही होंगी ऐसे, वो एंगल क्या है और कैसे निकाल सकते हैं? तो आप कहोगे यहां से ना एक ऐसे लाइन इसके पैरेलल आप खींच लो, तो जहां भी ये मिलेंगी ये एंगल तो हमारा हो गया θ2 और ये एंगल हमारा क्या हो गया? θ1। तो इन लाइंस के बीच में बनने वाला जो कोण है वो क्या है? θ1 - θ2 है, यस। ये क्लियर हो रहा है सभी को कि इन लाइंस के बीच का जो कोण होगा वो θ1 - θ2 होगा, यस। अब जरा मैं कुछ लिखने जा रहा हूं कि tan θ1 - θ2 अगर आप निकालें कि दो लाइंस हैं उनके बीच का कोण θ1 - θ2 है, तो हम tan ऑफ θ1 - θ2 अगर निकालें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? tan θ1 माइनस tan θ2 अपॉन 1 प्लस tan θ1 tan θ2, राइट, ओके। इसको मैं एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा कि tan θ1 माइनस θ2 जो हमारा होगा ये किसके बराबर होगा? इसको हम बोलते हैं स्लोप पहली लाइन का m1, इसको बोलते हैं दूसरी लाइन का स्लोप m2 और इसको बोलते हैं स्लोप m1 m2। तो ये जो फॉर्मूला है ये काफी इंपॉर्टेंट है कि दो लाइंस के बीच में अगर मुझे एंगल्स निकालने हो tan θ माइनस θ2 तो उसका फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब यहां से दो चीजें मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं। पहला कि अगर लाइंस मेरी पैरेलल हैं, प्रूफ करके दिखाने जा रहा हूं, जो आपको विजुअली मैं दिखा चुका हूं कि दो पैरेलल लाइंस के स्लोप बराबर होते हैं, यहां से भी दिख जाएगा। दो लाइंस अगर पैरेलल होंगे तो क्या ये θ1 θ2 बराबर होंगे? यस। लाइंस अगर पैरेलल हैं तो θ1 θ2 बराबर होंगे कि नहीं होंगे? यस। तो आप कहोगे θ1 विल बी इक्वल टू θ2। अगर दो लाइंस पैरेलल हुए तो मेरा θ1 θ2 के बराबर होगा या नहीं होगा? यस। और θ1 θ2 के अगर बराबर हुआ तो ये पूरी वैल्यू 0 के बराबर होगी या नहीं होगी? क्योंकि tan 0 0 होता है और ये पूरी वैल्यू अगर 0 है तो m1 m2 के बराबर होगा। ये मैथमेटिकल प्रूफ है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनका जो स्लोप वैल्यू होता है वो इक्वल होता है। दूसरा, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो ध्यान से देखो, अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो क्या ये एंगल आप चाहते हो 90 डिग्री हो जाए? अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो क्या आप चाहोगे कि θ1 माइनस θ2 आपका 90 डिग्री हो जाए? यस। और θ1 माइनस θ2 90 डिग्री होते ही आप बोलोगे कि ये वैल्यू क्या हो गई? इनफाइनाइट हो गई। तो क्या आपको डिनोमिनेटर 0 चाहिए? यस।
तभी तो ये अनडिफाइंड वाली कैटेगरी में आएगा। अगर इसको आपको अनडिफाइंड बनाना है तो आप डिनोमिनेटर को जीरो करो, अनडिफाइंड हो जाएगा। और अगर डिनोमिनेटर जीरो हुआ तो 1 प्लस m1 m2 क्या होगा, शून्य होगा। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब ऐसा होता है तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 होता है। ये प्रूफ है कि दो परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ठीक है, क्या उल्टा लिखा है, θ2 माइनस θ1 होगा उधर, का है θ1 माइनस, भैया मैंने एंगल कैसे जूम किया जरा देखो। अच्छा ये आप बोल रहे हो कि ये बड़ा वाला ऊपर होगा, ठीक है ठीक है ठीक है, उसकी टेंशन मत लो, वो तो करेक्ट कर लो आप ऐसे, वो तो नोटेशन है, उसमें क्या है, अपने हाथ का खेल है। आप इसको θ1 कर लो, इसको θ2 कर लो, अब ठीक है, अब ठीक है, नॉट ए प्रॉब्लम, क्लियर, मेक सेंस, ऑलराइट। तो ये प्रूफ मिल गया आपको कि दो परपेंडिकुलर लाइंस का जो स्लोप होता है उसका प्रोडक्ट -1 है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है। मैथ्स में वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक्स विच इज वेरी लॉजिकल और बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार टॉपिक्स है। मतलब इसमें जो विजुअलाइजेशन है, जो अंडरस्टैंडिंग है, हर एक चीज आप डिराइव करके फटाफट लिख सकते हो। बस अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते जाओ, लिखते जाओ, देखते जाओ कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इससे भागिए मत, और इससे जो भी क्वेश्चन आएगा बड़ी सरलता से आप करोगे। मैं ऐसा सिखाऊंगा आपको कि आपको फॉर्मूले समझ में आएंगे सारे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, वाई दिस हैपनिंग, ये क्यों हो रहा है। तो जब क्यों पता होता है तो आपके लिए चीजें आसान होती है। ओके, आसान होती है। तो आज इतना ही पढ़ेंगे, कल हम लोग लाइंस को पूरा उधेड़ के रख देंगे। ठीक है, कल का एजेंडा क्या है, हम लाइंस के इक्वेशंस देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस क्या होती हैं, एक लाइन से दूसरी लाइन हम कैसे लिख सकते हैं, एक लाइन दी है उससे परपेंडिकुलर लाइन कैसे लिख सकते हैं, पैरेलल लाइन कैसे लिख सकते हैं, दो लाइंस अगर हमें दी हुई हैं, तीन लाइंस हमें दी हुई हैं मान लिया, तो सारे जो सिनेरियोज होंगे वो सारा कुछ हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, जैसे हम लोग कल सर्कल की इक्वेशन भी देखने की कोशिश करेंगे, सर्कल कैसे होता है, स्टैंडर्ड सर्कल क्या होता है। तो जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपका हिस्सा है, जैसे मिरर इमेज के क्वेश्चंस आते हैं कि एक पॉइंट दिया है, उसको एक लाइन पे आपने मिरर इमेज लिया तो दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या होता है, सरकम सेंटर कैसे निकाल सकते हैं, इन सेंटर कैसे निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट में। तो ये सारी चीजें जो जरूरी हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो कल की क्लास में काफी एक्शन है मॉर्निंग में, लेट्स कम एंड हैव फन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वेरी नाइस टॉपिक, दिल से पढ़ना, मजा आएगा तुमको। ठीक है, सो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, ऑलरेडी टाइम ओवरशूट कर गया है। और इंटरनेट बचाइए, सर थोड़ा क्वेश्चन करा दीजिए इस पे बेस्ड, फिर आगे कराइएगा। नहीं आप परेशान मत हो, पहले लाइन देख लो, बिना लाइन पढ़ाए कौन से क्वेश्चन करा दूं मैं आपको। ठीक है, असली खेल लाइंस का है, तो लाइंस को आप एक बार देख लो, इनको रिवाइज कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, चिंता ना करें। ठीक है, कल क्वेश्चंस करेंगे, जब लाइन में आपको पढ़ा दूंगा लाइन की इक्वेशन, देन हम क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। ओके ओके फाइन, चलिए घर जाइए, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।